गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम करेंगे BLI 224 ICT फंडामेंटल। इसमें स्टूडेंट आपके 4 ब्लॉक रहेंगे और नियर अबाउट आपके 15 यूनिट रहेंगी। पेपर लंबा जरूर है परंतु ये सिर्फ और सिर्फ 35 मार्क्स का आपका आएगा और 1.5 आवर्स इसके लिए आपकी टाइमिंग है। एक क्वेश्चन पेपर हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में देखेंगे आप स्टूडेंट 2 पार्ट्स में आपका ये क्वेश्चन पेपर होगा और यहाँ आप देख रहे होंगे 1.5 आवर्स आपकी टाइमिंग रहेगी और मैक्सिमम मार्क्स आपके 35 रहेंगे, क्योंकि इसमें एक प्रैक्टिकल है। 35 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल प्लस असाइनमेंट होंगे। तो इसमें देखिए 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे और जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको करना है वो नियर अबाउट आपको 250 वर्ड्स में करना है और जो आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेंगे वो आपको 5 करने हैं और वो 150 वर्ड्स में आपको करने हैं और हर क्वेश्चन जो है आपका 4 नंबर का रहेगा। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन पेपर आएगा। आपका ये 3 आवर्स का पेपर नहीं है, ये आपका 1.5 आवर्स का पेपर है। तो इसमें भी आपके 4 ब्लॉक हैं। ब्लॉक नंबर 1 में आपकी यूनिट्स रहेंगी बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर पेराफिरल्स मींस कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर और थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम। और दूसरी जो यूनिट है उसमें बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बेसिक ऑफ नेटवर्क टेक्नोलॉजी नेक्स्ट यूनिट में और टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस आपको मिलेगा यूनिट नंबर 4 में। तो चलिए हम फर्स्ट यूनिट में चलते हैं। फर्स्ट यूनिट में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें आपको पढ़ना होगा व्हाट इज़ कंप्यूटर और कंप्यूटर हार्डवेयर थोड़ा देखना होगा। तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में क्या है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वास्तव में होती क्या है। तो सबसे पहले आपको यहाँ शो आउट करना होगा, यहाँ लिखना होगा कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैपेबल इंटरप्रेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द स्टोर्ड प्रोग्राम। जो स्टोर किए गए प्रोग्राम हैं उनको एग्जीक्यूट करने में कैपेबल होता है, ठीक है, उनको उनकी व्याख्या देने में और उनको इंटरप्रेट करने में। उसके बाद जो ये इनपुट डाटा करता है, परफॉर्म ऑपरेशन करता है और आपको डिजायर्ड रिजल्ट देता है। आप इसको आसान भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो पहले से स्टोर किए हुए प्रोग्राम्स को या फिर डाटा को रिसीव करके उसको प्रोसेस करता है, उसमें उसकी प्रोसेसिंग करता है और आपके अकॉर्डिंग डिज़ायर रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। तो देखिए एक प्रकार से ये डाटा को रिसीव करेगा और डाटा को प्रोसेस करेगा और डाटा को आउटपुट देगा। तो इसमें क्या करना होगा आपको, इसमें जैसे इनपुट करेगा तो इनपुट के लिए कौन कौन से डिवाइसेस आप देखेंगे यहाँ और आउटपुट डिवाइस कौन कौन से देखेंगे। और एक जो कंप्यूटर की जो मेन ब्रेन जो होता है CPU, उसमें जो है कौन कौन से पार्ट्स आपके रहेंगे। तो आप इसको इस प्रकार से लिखकर इसमें आप एक कंप्यूटर की पिक बना दें और बेसिक सा एक आप आर्किटेक्चर कंप्यूटर का बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अब यहाँ है कंप्यूटर पेरिफेरल्स एंड हार्डवेयर। कंप्यूटर पेरिफेरल से मेरा मतलब है कंप्यूटर के साथ जुड़ने वाले कंपोनेंट्स, वो चाहे आपके इनपुट हों चाहे वो आपके आउटपुट हों, उनको बोलते हैं हम कंप्यूटर पेरिफेरल्स। तो कंप्यूटर पेरिफेरल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि कंप्यूटर मॉनिटर। तो कंप्यूटर मॉनिटर देखा जाए पहले, आज तो टच कंप्यूटर स्क्रीन्स आ गई हैं, तो आज के टाइम पर इनको हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस भी बोल सकते हैं मॉनिटर को। और मॉनिटर आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक है CRT, जो पहले यूज़ होते थे टीवी की तरह जो यूज़ होते थे उनको CRT बोलते हैं, और जो आजकल हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं उनको LCD कंप्यूटर स्क्रीन या कंप्यूटर मॉनिटर बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कीवर्ड आपको पता ही है, कीबोर्ड आपको पता ही है कि जो कंप्यूटर के अंदर इनपुट डालने के लिए हम यूज़ करते हैं उस पर बहुत सारे कीज़ होते हैं। नियर अबाउट 106 कीज़ होती हैं और वो उसमें अल्फ़ाबेट्स में, नंबर्स में और कुछ आपके सिंबल्स जो हैं वो होंगे। ऐसे ही एक इसकी पिक बना दें तो ये होता है आपका कीबोर्ड। उसके बाद माउस आपको पता ही है स्टूडेंट, माउस भी इनपुट डिवाइस है और ये विभिन्न प्रकार के माउसेज आते हैं, तो इसमें इतना ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है फिर प्रिंटर आपको पता है प्रिंटर बहुत ही प्रकार के आते हैं, जैसे डॉटमैक्स प्रिंटर हो गया आपका, लेज़र प्रिंटर हो गया। लेज़र प्रिंटर में बेसिकली देखा जाए तो हम टोनर डालते हैं, इसको टोनर बोलते हैं। इसकी जो इंक डलती है वो जो है पाउडर के रूप में होती है जिसको हम टोनर कहते हैं। तो वो और डॉट मैट्रिक्स हैं, वो डॉट्स में आपके जो पुराने कंप्यूटर हैं वो, और लेज़र में साफ। और एक कलर प्रिंटर होता है जिसमें आप विभिन्न प्रकार के कलर्स के लिए उसको टोन करते हैं। उसके बाद स्कैनर आपके डिफरेंट है। एक तो मेन स्कैनर होता है जो कंप्यूटर में, इसको भी हम स्टूडेंट इनपुट डिवाइस बोलेंगे, और दूसरा एक स्कैनर होता है बारकोड रीडर। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं। पेन रीडर
आपका, जैसे मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर पेन रीडर यूज़ कर रहा हूँ, जैसे देखिए मैं लिख रहा हूँ तो ये पेन रीडर है, ये भी एक पेन की तरह से यूज़ होता है। ये भी स्टूडेंट आपका उपयोग होगा इनपुट डिवाइस के रूप में। लेज़र प्रिंटर, जब हम किसी चीज़ को स्कैन करके, मीन्स आप लाइब्रेरी के अंदर जब कोई बुक इशू करते हैं तो उस बुक के स्कैनर को आप स्कैन करते हैं और यूज़र जो बुक इशू कराता है उसके हम कार्ड को, या फिर आपने किसी मॉल वगैरह में जहाँ कहीं आप परचेजिंग करते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में करते हैं, तो वो आइटम को स्कैन करके उसके डिस्क्रिप्शन को कंप्यूटर में देख सकता है। तो ये सीसीडी होते हैं और ये कैमरा बेस्ड रीडर होते हैं। स्पीकर्स जो हैं वो आउटपुट डिवाइस होते हैं। फिर स्टूडेंट आपका एक मॉडम होता है। मॉडम एक प्रकार से आपका कंप्यूटर को अनेबल करता है, जैसे कंप्यूटर में रखे हुए डाटा को अनेबल करता है, मतलब ये ट्रांसमिट करता है डाटा को, मतलब कंप्यूटर को एक ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिसके द्वारा डाटाज को टेलीफोन या वायर के द्वारा ट्रांसमिट किया जाए। ऐसे डिवाइस को हम मॉडम कहते हैं। और ये मॉडम स्टूडेंट आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरनल मॉडम और एक होता है एक्सटर्नल मॉडम। इंटरनल मॉडम आर PCI कार्ड दैट कैन कनेक्ट एज शोन इन द फिगर। ये आपका इंटरनल जो कंप्यूटर के अंदर होता है। एक होता है स्टूडेंट आपका एक्सटर्नल मॉडम, शोन लेटर कीप आउटसाइड द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के आउटसाइड पे लगता है, जिसमें हम USB और जो है सीरियल पोर्ट्स वगैरह लगा सकते हैं। एक यूज़ होता है स्टूडेंट आपकी RFID। RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एक टेक्नोलॉजी होती है जो सिक्योरिटी पर्पज़ से यूज़ की जाती है। जैसे आप किसी मॉल वगैरह में जाते हैं, कोई सामान आपने लिया और अगर मान लीजिए आप उस सामान को बिना परचेज़ किए बाहर निकलते हैं, तो ये टैग्स जो हैं, इसके सेंसर्स जो लगे हुए हैं वो अलार्म क्रिएट करेंगे, अलार्म बजाएंगे और पता चल जाएगा कि भाई ये सामान जो है इशू नहीं हुआ। ऐसे ही लाइब्रेरी के अंदर भी बुक इशू रिटर्न के लिए और सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो है वो यूज़ की जाती है। स्टूडेंट, चूँकि हम ये रिवीजन क्लास कर रहे हैं तो इसमें हम जो है ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ RFID टैग। तो ये टैग्स यूज़ होते हैं स्टूडेंट, जो सेंसर टाइप चीज़ें होती हैं उनको हम ये टैग यूज़ होंगे आपके एक्टिव, पैसिव और बैटरी असिस्टेड। तो ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आप देखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर में स्टूडेंट आप सभी को पता होगा कि कंप्यूटर में जो है तीन चीज़ें, इनपुट, आउटपुट और एक CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यूज़ होती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। एक्चुअल में इसको जो है हम एक प्रकार से कंट्रोलिंग यूनिट बोल सकते हैं। हम कंप्यूटर का माइंड इसे बोल सकते हैं, जहाँ पर सारी प्रोसेसिंग होती है। डाटा को इनपुट किया जाता है, इनपुट के बाद जितनी भी प्रोसेसिंग होगी आपके डिज़ायर रिजल्ट के अकॉर्डिंग, वो सारी की सारी प्रोसेसिंग आपकी CPU में होगी। और फिर उसके बाद ये आपका जो है इसके बाद जो है आपको डिज़ायर रिजल्ट जो है वो मिल जाएंगे। एक इसमें यूज़ होता है आपका मदरबोर्ड। मदरबोर्ड आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, जो पूरा का पूरा जो कंप्यूटर को चलाने के लिए जो चिप सर्किट्स, या आप ये कह सकते हैं जैसे इंसान के अंदर नर्वस सिस्टम होता है जो हमें अलग अलग तरीके से, जैसे हमें उंगली हिलानी है, पैर हिलाना है, तो उसके लिए हमें जो है उसके लिए उस तक जो सिग्नल्स जो पहुंचाता है ब्रेन से लेकर और उस पैर तक, जो सिग्नल बीच में जो रूटिंग सिस्टम होता है, जैसे इंसान का नर्वस सिस्टम होता है, वैसे ही ये मदरबोर्ड आपका काम करता है। तो मदरबोर्ड की एक ऐसी इस प्रकार से एक पिक्चर बना दे। फिर उसके बाद है एक पावर सप्लाई यूनिट, जिसको SMPS भी बोलते हैं हम, जहाँ पर हम मेन कंप्यूटर में पावर सप्लाई जो है वो कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से। वहाँ एक सिस्टम लगा हुआ होता है, उसको SMPS कहते हैं हम। ठीक है, ये अलग अलग वोल्ट्स के होते हैं। उसके बाद है मेमोरी आपकी रीड ओनली मेमोरी, ए टाइप ऑफ मेमोरी चिप विच डज नॉट लॉस द इंफॉर्मेशन इवन व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। मान लीजिए आपका PC जो है वो टर्न ऑफ हो जाता है, तो ये ऐसी मेमोरी होती है जो प्रोग्राम्स को लॉस नहीं होने देती। ऐसी मेमोरी जिसमें से आपकी जो पावर ऑफ होने के बाद भी इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस नहीं होती, मतलब वो ख़त्म नहीं होती। वंस डाटा इज प्रोग्राम्ड इनटू द रोम चिप, इट कंटेंट कैन नॉट बी अल्टरेड। मतलब इसको जो है अल्टर नहीं किया जा सकता। जैसे आप एक वॉइस सिस्टम नहीं कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, कंप्यूटर को जब ऑन करते हैं तो वॉइसिंग सिस्टम होता है, आर यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर द स्टार्टिंग अप कंप्यूटर। तो ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर के स्टार्ट होने में यूज़ होती है तो उसको हम रोम बोलते हैं। ऐसे ही आगे चलकर आप देखेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी अलाउज द डाटा टू बी रिटर्न
हाउ लाइक हार्ड डिस्क डाटा इज शॉर्टन टर्म, इट इज़ ओनली यूज फॉर द ड्यूरेशन द पीसी इज स्विच्ड ऑन। ये ऐसी मेमोरी होती है जो कब होती है यूज, जब होती है जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑन होने तक की प्रोसेस में जो मेमोरी यूज़ होगी वो कहलाएगी आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद स्टोरेज डिवाइस में आप हार्ड डिस्क देखेंगे, फ्लॉपी देखेंगे। स्टूडेंट जैसे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है वैसे ही स्टोरिंग डिवाइस आपका फ्लॉपी, आजकल तो पेन ड्राइव भी हैं आपके, ठीक है, कार्टेज टैप, सीडी रोम, सीडी राइटर, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये है ना USB फ्लैश डिवाइस, एक प्रकार का पेन ड्राइव या फिर CD। उसके बाद है स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में क्या होता है? देखिए, जिस सिस्टम के द्वारा कंप्यूटर को ऑपरेट किया जाए वो सिस्टम क्या कहलाता है? वो कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जस्ट लाइक ए प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके द्वारा हम कंप्यूटर के विभिन्न भागों में अपनी एक्सेस कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमें किसी फोल्डर में जाना है, C में, D में, किस में जाना है, हमें कोई फोल्डर ओपन करना है, तो जो कंप्यूटर को ओपन करने के बाद फर्स्ट विंडो हमारे सामने होती है वो एक्चुअल में एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर बहुत प्रकार के हैं। यहाँ लिखा हुआ है देयर आर द डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम अनलाइक, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो गया, विंडो हो गया आपका, जैसे ये विंडो 7 हो गया। उसके बाद यूनिक्स और लाइनेक्स वेरिएंट हैं। इन दिस यूनिट वी विल डिस्कस द लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे अबंटू को हम डिस्कस करेंगे, लाइनेक्स इज ए, और देखिए ये अबंटू, यूनिक्स, लाइनेक्स ये कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है स्टूडेंट? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका सोर्स कोड ओपन होता है, जिसको हम अपने डिज़ायरेबल अपनी इच्छा के अनुसार जो है उसको जो है चेंज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। और ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो हो रहा है ये यूज़ हो रहा है, जैसे विंडो है, विंडो में और इसमें कंपैरिजन करें तो विंडो जो है प्राइस्ड है, वो उसके सोर्स कोड ओपन नहीं होते। जितनी एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट ने हमें प्रोवाइड करके हम उतनी ही एक्सेस और उसको ही फॉलो कर सकते हैं। परंतु लाइनेक्स यूनिक्स में हम अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। और इसको आजकल जो है लाइनेक्स जो है बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ हो रहा है। लाइनेक्स कहीं या लाइनेक्स का कोई वर्जन कहीं, रेड हार्ट लाइनेक्स, मतलब डिफरेंट टाइप के जो इसके वर्जन्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं। बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड, स्केबिलिटी एंड लो कॉस्ट, लाइनेक्स बिकेम द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी इन खासियत के कारण जो है लाइनेक्स जो है वो इम्पोर्टेंट और ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। अब देखिए, लाइनेक्स इज़ वाइडली यूज्ड बोथ बेसिक होम और ऑफिस यूजेज, दोनों तरीके से आप इसको जो है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है यूज़ कर सकते हैं। और इसके बहुत सारे जैसे वर्जन हैं इसके, जैसे मैं कहूँ नाउ डेज देयर आर द मेनली लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल, सम ऑफ इट्स मोस्ट पॉपुलर फ्लेवर्स। इसके और फ्लेवर्स मतलब वर्जन्स नहीं आते, जैसे रेड हैट लाइनेक्स, फेडोरा एंड अबंटू। अबंटू आपके सिलेबस में भी है, जो आ सकता है आपके एग्जाम में। मोस्ट ऑफ द, देखिए क्या कहा है, मोस्ट ऑफ द लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ फॉलोइंग फीचर्स। अगर अब आपको कोई पूछे कि लाइनेक्स की क्या फीचर है या लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स की क्या फीचर हैं जिसके कारण जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लो कॉस्ट फ्री। मतलब क्या है, या तो ये बहुत सस्ता मिलेगा, अगर आप थर्ड पार्टी से लेते हैं तो वो मिनिमम चार्जेस आपसे लेगा, या फिर आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड यूज़ कर सकते हैं। और ये JNU जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंतर्गत आता है। ये एक प्रकार का ऐसा लाइसेंस है जो आपको एक अधिकार देता है कि किसी भी जो भी प्रोडक्ट इस लाइसेंस के अंतर्गत होगा उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। और ये ओपन सोर्स है, मैंने बताया, जिसका सोर्स कोड ओपन है। स्टेबिलिटी, ये स्टेबल भी है। अब ये नहीं है कि मान लीजिए जल्दी से इसमें कोई वायरस आ जाए, जैसे विंडो आपकी कई बार जो है उड़ जाती है, इसमें ऐसा नहीं होता है। बहुत रेयर केसेस में जो है आपका ये उड़ता है। स्टेबिलिटी है कंपेयर्ड विद द अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, इज नो नीड टू रिबूट लाइनेक्स सिस्टम, मेंटेन परफॉर्मेंस लेवल। ये परफॉर्मेंस लेवल को बनाए रखता है। परफॉर्मेंस में भी अच्छा है। लाइनेक्स प्रोवाइड द हाई परफॉर्मेंस ऑन योर वेरियस नेटवर्क। विभिन्न प्रकार के नेटवर्क पर इसकी परफॉर्मेंस पर कोई भी अंतर नहीं पड़ता। नेटवर्किंग, अच्छी नेटवर्किंग करने में सक्षम है, फ्लेक्सिबल है। आप अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम और अकॉर्डिंग टू द यूज़ आप इसको चेंज कर सकते हैं। हाई परफॉर्मेंस सर्वर पर भी ये काम कर सकता है और लो लेवल पर भी काम कर सकता है। कंपेटेबिलिटी, हर प्रकार के सॉफ्टवेयर के साथ ये कंपेटेबल है, मतलब उसके हर सॉफ्टवेयर को ये जो है अपने में जो है समाहित कर सकता है या उसके साथ तालमेल बिठाकर वर्किंग कर सकता है।
उसके बाद फास्ट एंड इजी इंस्टॉलेशन, आसानी से आसान हो जाता है। बेटर यूज़ ऑफ हार्ड डिस्क का बेटर यूज़ करता है। मल्टीटास्किंग, एक टाइम पर बहुत से कार्य करने में सक्षम है। तो इस प्रकार की ये, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसकी जो क्वालिटी फीचर है वो है ओपन सोर्स। लाइनेक्स इज़ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यू कैन इजिली गेट सोर्स कोड। इसका सोर्स कोड आप आसानी से ले सकते हैं फॉर लाइनेक्स। एडिट इट, इसको एडिट कर सकते हैं। डेवलप योर पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम, आप अपने पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम को भी बनाने के लिए, या उसको जो है अलग से अपना एक पर्सनल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए भी आप इसे उपयोग कर सकते हैं। इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज है तो आप इसे अपडेट कर, डेवलप कर, इसको आप आम जनता के साथ, मतलब पब्लिक के साथ जो है वो शेयर भी कर सकते हैं। और ऐसे ही एक जो फ्री शेयरिंग कम्युनिटी है वहाँ पर इसके अपडेट्स समय समय पर आते रहते हैं। इसी का एक फ्लेवर है अबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया, ये जो ऊपर फीचर्स हैं, ये फीचर्स आपकी अबंटू आ जाए, अबंटू की दे सकते हैं। और अबंटू के बारे में ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये किसका फ्लेवर्ड है? ये लाइनेक्स का है। लाइनेक्स क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो ये देखिए, अबंटू इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द लाइनेक्स एंड इट इज़ आल्सो डेवलप्ड बाय द वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी ऑफ प्रोग्रामर। मतलब जो आम जनता है उनकी अपनी एक कम्युनिटी है वर्ल्ड वाइड वेब, उन्होंने इसको जो है क्रिएट किया है। Ubuntu is based on the concept of the free open source software, meaning that you do not pay any license fee। कोई लाइसेंस फीस आपको जो है Ubuntu के लिए पे नहीं करनी पड़ती। You can download, use, share ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री ऑफ चार्जेस, बिना किसी चार्ज के आप कर सकते हैं। अब जब बात आती है इसकी कंपेयर की कि भाई Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम को हम विंडो से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो आप इसको कंपेयर करने के लिए 4-5 पॉइंट वैसे ही। फर्स्ट ऑफ ऑल, JNU लाइसेंस में है परंतु विंडो नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, विंडो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। इसका सोर्स कोड ओपन है, उसका विंडो का सोर्स कोड ओपन नहीं है। फिर भी अगर आप इसकी क्वालिटीज़ और बताना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं ऑफिस सूट। मतलब ऑफिस सूट मतलब ऑफिस के किसी भी कार्य को, जैसे आपको कोई लेटर लिखना है, कोई PDF बनानी है, कोई JPG, कोई मतलब एक्सेल में काम करना है, उन सब के साथ ये कंपेटेबल है। उन सॉफ्टवेयर्स को आप इस पर यूज़ कर सकते हैं। डेस्क ईमेल क्लाइंट एक ऐसी फैसिलिटी इस पर है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, इस पर है। वहाँ से आप डायरेक्ट जो है डेस्कटॉप से मेल कर सकते हैं, क्योंकि इस पर डेस्कटॉप ईमेल क्लाइंट सर्विस है। वेब ब्राउज़र, कोई भी वेब ब्राउज़र जो है इस पर यूज़ कर सकते हो। परंतु फायरफॉक्स जो है बहुत पॉपुलर हो रहा है इसके लिए। अदर सॉफ्टवेयर जैसे Ubuntu's ऑनलाइन एप्लीकेशन गाइड टू द सम, Ubuntu कंपेटिबल एप्लीकेशन अलाउ यू कैन एडिट इमेज, मतलब बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर जो वेबसाइट्स पर अवेलेबल हैं, जैसे PDF में चेंज करना है, वीडियो या कोई एडिटर सॉफ्टवेयर है, उन सब कोड के साथ ये कंपेटिबल है। और समय समय पर ये जो है अपडेट होता रहता है। और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आए तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको जो है उस वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी से शेयर करके उसे दूर कर सकते हैं। लाइनेक्स, अब ये है एक इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखा रखी है स्टूडेंट। ये तो आपको तभी पता चलेगी जब आप इसको कंप्यूटर पर डाउनलोड करेंगे। परंतु आप Ubuntu और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये लाइनेक्स आ जाए, Ubuntu आ जाए या ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाए, इसके बारे में अब आपको बहुतेरा ज्ञान हो गया, आप लिख सकते हैं। ये Ubuntu को जब हम डाउनलोड करते हैं तो इस प्रकार की डायरेक्टरीज और इस प्रकार के जो फंक्शंस हैं हमारे वो आते हैं। तो ये यूनिट आपकी हुई समाप्त। अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट भी आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट है आपका बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। भाई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है और कितने प्रकार की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप सिंपल भाषा में ये समझिए कि कम्युनिकेशन होती क्या है। जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति अपने विचारों को, अपनी सूचनाओं को एक दूसरे से साझा करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट क्रिएट होती है। उस कॉन्सेप्ट को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। अब उस कॉन्सेप्ट में जो मैंने कम्युनिकेशन कहा, उसमें जैसे मैंने बताया कि अपने विचारों को, अपनी सूचनाओं को, अपनी बातचीत को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ऐसा ही स्टूडेंट कंप्यूटर्स भी आपस में करते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में मिलकर कम्युनिकेट करते हैं, अपने डाटा को साझा करते हैं, वो डाटा चाहे आपका PDF फॉर्म में हो, चाहे वर्ड फॉर्म में हो, चाहे वीडियो फॉर्म में हो, चाहे ऑडियो फॉर्म में हो, तो इस प्रकार की कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं कंप्यूटर कम्युनिकेशन। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होगी कम्युनिकेशन में, वो टेक्नोलॉजी क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एनालॉग भी हो सकती है और डिजिटल भी हो सकती है। अब देखिए, मैंने बताया जब दो व्यक्ति
आपस में मिलकर कम्युनिकेट करते हैं तो वो या तो वोकल कम्युनिकेशन करेंगे, बात करके करेंगे, या फिर सिंगल्स के द्वारा, सिंबल्स के द्वारा, या फिर कोई रिटर्न में एक लेटर दूसरे लेटर को देकर कम्युनिकेशन करेंगे। ऐसे ही कंप्यूटर की जब ये कम्युनिकेशन होती है तो इस कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं डाटा कम्युनिकेशन, मतलब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डाटा को साझा करता है, तो इसीलिए लिखा हुआ है डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन। तो इसे समझते हैं, काफ़ी सिंपल है ये। अगर आप इसको इस बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये आपको काफ़ी मुश्किल लगेगा, परंतु जब हम बात करें, जब मैं आपको समझाऊंगा तो ये चीज़ें बिल्कुल आपको आसान लगेंगी। आप अपना मेरी इस वीडियो को देखकर आसानी से इसे कर पाएंगे। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। वी ऑल आर फेमिलियर विद द टर्म कम्युनिकेशन। इट मीन्स इट contains and can be interpreted by the different word. In general sense we can say the process of sharing idea, विचारों को शेयर करने की प्रक्रिया को, या फिर सूचनाओं को शेयर करने की या मैसेज को शेयर करने की, विद अदर एट पर्टिकुलर टाइम, एक स्पेसिफिक समय पर, एंड प्लेस, अलग अलग प्लेस पर। तो उसे क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशन। जब हम जनरल भाषा में, जैसे मैंने बताया, जब हम अपने विचारों को या सूचनाओं को, मैसेज को जब एक पर्टिकुलर टाइम पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं या कम्युनिकेट करते हैं तो भेजते हैं या शेयर करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। अब इसके बाद है अब देखिए यहाँ पर है ना, थोड़ा सा कंप्यूटर कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा सा देख ले। ऑल कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस मतलब आपके कंप्यूटर, रिक्वायर्स दैट द डिवाइस एग्री ऑन द फॉर्मेट ऑफ द डाटा, द सेट ऑफ द रूल डिफाइंड फॉर्मेट इज नोन एज प्रोटोकॉल। ये तो आगे चल के हम पढ़ेंगे। इसको देख लेते हैं, एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन। देखो स्टूडेंट, सिंपल भाषा में बताऊं, एनालॉग कम्युनिकेशन जस्ट लाइक आपके कम्युनिकेशन ऑन टेलीफोन, जैसे आपके टेलीफोन थे ना, जैसे मतलब लैंडलाइन टेलीफोन थे 90s 80s में। आपका टीवी कम्युनिकेशन था, जो टीवीज़ आते थे उसमें पिक्चर इतनी क्लियर नहीं होती थी, उसमें चीज़ें जो है इतना क्लियरली होती थी, बीच में डिस्टर्बेंस आती थी, तो उस प्रकार के जो सिग्नल्स होते थे उनको हम एनालॉग सिग्नल्स बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पढ़ेंगे, we mostly use analog signal in our day-to-day life. Whatever we are talking, meaning voice signals, radio signals, TV signals, electrically signals similar to the other light signals। मतलब जब हम सिग्नल्स को जो है चाहे वो रेडियो सिग्नल हो, चाहे वॉइस सिग्नल्स हो, कोई भी सिग्नल्स हो, उन सिग्नल्स को जब हम शेयर करते हैं तो उसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हम सिग्नल्स को जो है हम डे टू डे लाइफ में, क्योंकि यहाँ ऊपर लिखा हो ना एनालॉग सिग्नल्स, तो उनको हम सिग्नल्स कहते हैं। वी कैन से एनालॉग सिग्नल्स आर द नेचर सिग्नल्स। तो इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन होगा वो होगा, जब देखिए क्या होता है, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, ये यहाँ से यहाँ कम्युनिकेशन करते हैं और हमारे डिवाइसेस पुराने हैं, मतलब हमारी टेक्नोलॉजी पुरानी है, तो हम यहाँ से यहाँ भेजते हैं सिग्नल्स को, तो वो सिग्नल्स बीच में टूट जाते हैं। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वो सिग्नल्स जो हैं वो टूटते चले जाएंगे। मान लीजिए आपने यहाँ से यहाँ भेजना है, तो जो सिग्नल्स यहाँ से चले थे वो यहाँ तक पहुँचने में उसका डिस्टेंस अगर बढ़ जाता है तो वहाँ तक जाते जाते वो सिग्नल्स ख़त्म हो जाते हैं। तो इसमें एक टेक्नोलॉजी, एक डिवाइस का यूज़ किया जाता है जिसको हम बोलते हैं एम्पलीफायर। अब ये एम्पलीफायर क्या करता है? एम्पलीफायर ये जो सिग्नल्स आ रहे हैं इसमें से एक तो नॉइस को हटाएगा, मतलब जो अदर डिस्टर्बेंस होगी वो हटाएगा, और इन सिग्नल्स को मे बी इनको जैसे लेगा और लेकर आगे अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो वहाँ तक इनको पहुँचाने का काम करेगा, एक प्रकार का मीडियम का काम करेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि भाई देखो, वी नो दैट द सिग्नल्स आर द प्रोपेगेंट विद द एनर्जी, इट गेट वीकर विद द डिस्टेंस। भाई वीकर हो जाते हैं डिस्टेंस के साथ। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन लाइक द टेलीफोन, रेडियो कम्युनिकेशन, वी यूज ए डिवाइस नेम्ड एम्पलीफायर आर यूज टू ओवरकम द अटेंशुएशन, मतलब डिस्टर्बेंस को, दैट द सिग्नल सफ़र इट्स वे, अपने रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, मतलब एक प्रकार से एम्पलीफाई कर देते हैं। तो ये जो एनालॉग जो कम्युनिकेशन है, इसमें जो सिग्नल्स आपको ये दिखा रखे हैं, ये कभी बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं, स्टेबल नहीं रहते, और जब डिस्टेंस बढ़ जाता है तो उसमें ये सिग्नल्स टूट भी जाते हैं। तो जो प्रॉपर कम्युनिकेशन होती है, तो 1980s में जो आप कह सकते हैं जो हमारा टीवी सिस्टम था, रेडियो सिस्टम था,
और जो हमारा कम्युनिकेशन के साधन जैसे टेलीफोन, हमारे जो लैंडलाइन फ़ोन्स थे, तो उसमें जो है क्लियर वॉइस नहीं आती थी, हमें तेज़ बोलना पड़ता था, वो एग्जैक्ट सिग्नल्स हमारे पास नहीं, हमें जो है ट्रंक कॉल करनी पड़ती थी। तो उस प्रकार की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थी, वो एनालॉग टेक्नोलॉजी थी। और इनके बीच में हम किसका यूज़ करते थे? एम्पलीफायर का। ऐसे ही फिर हम बात करें डाटा कम्युनिकेशन, डिजिटल डाटा कम्युनिकेशन। देखिए, जब दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उनमें डाटाज का आदान प्रदान होता है, तो डाटाज का आदान प्रदान होगा, तो इसीलिए इसको जो है डाटा कम्युनिकेशन कहा गया है। अब देखिए, ये जो है इसमें इन सिग्नल्स को देखिए, ये सिग्नल्स टूटते नहीं हैं, जैसे सिग्नल्स हैं वैसे ही सिग्नल्स जो हैं आपके इसके अंदर एज इट इज़ रहते हैं। जैसे एक स्थान से डाटा को दूसरे स्थान भेजना है तो आपके जब सिग्नल्स डिजिटल फॉर्म में ही रहते हैं, मीन्स बेटर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर कर भेजे गए। जैसे आजकल हम टेलीफोन पर आवाज़ क्लियर आती है, आज हम ऑडियो वीडियो, अगर हमारे नेट की स्पीड अच्छी है तो हम ऑडियो वीडियो जो है बिल्कुल क्लियर वॉइस में और क्लियर पिक्चर में कर लेते हैं। तो इस प्रकार के जो सिग्नल जो डिजिटली जो दिखने में अच्छे हों उनको, और इनमें भी क्या होता है स्टूडेंट, इनमें भी क्या होता है, जैसे वहां आप यूज करेंगे एक डिवाइस एम्पलीफायर, परंतु यहां आपको यूज करना पड़ेगा रिपीटर। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस में यहां से यहां आपको सिग्नल भेजने हैं, डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाता है तो यहां सिग्नल्स जो आते हैं तो वो भी अपनी स्ट्रेंथ कुछ कम कर देते हैं। तो रिपीटर इन सिग्नल्स को रिसीव करता है, इन सिग्नल्स को रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद और हाई डेफिनेशन से और हाई फ्रीक्वेंसी से इनको आगे भेजता है। तो ये जो डिवाइस यूज होगा, इसमें एक डिफरेंस तो ये आ गया, उसमें एम्पलीफायर और इसमें रिपीटर। आप यहाँ देख सकते हैं, रिपीटर इज यूज टू द रीजनरेट द डिजिटल सिग्नल्स। तो आप इस तरह के कम्युनिकेशन को कह सकते हैं, जब आप, एक तो हो गई आपकी लैंडलाइन कम्युनिकेशन और एक हो गई आपकी आज के टाइम पर कंप्यूटर कम्युनिकेशन या वीडियो कॉल आपका मीन्स इस प्रकार की कम्युनिकेशन में जो सिग्नल्स यूज़ होंगे वो डिजिटल सिग्नल्स यूज़ होंगे, हाई क्वालिटी के, हाई डेफिनेशन के HD और 4K सिग्नल्स जो हैं वो यूज़ होंगे। और एनालॉग में जो है आपके वो VGA टेक्नोलॉजी हो गई, जहां हमारा कैमरा की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, जहां हमारा डाटा सेंड की गई क्वालिटी अच्छी नहीं थी, और एक लिमिटेड फॉर्म में डाटाज को हम सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो बेटर कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन, डिजिटल डाटा कम्युनिकेशन हो गया। अब है डाटा कम्युनिकेशन मोड्स। अब यहाँ थोड़ा सा समझना होगा स्टूडेंट। देखिए, डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन सोर्स टू डेस्टिनेशन। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, जो ये कम्युनिकेशन साइकिल चलता है स्टूडेंट, ये थोड़ा बताना जरूरी है। तो देखिए, आपका जो कम्युनिकेशन साइकिल चलता है तो उस कम्युनिकेशन साइकिल में एक सेंडर होता है जिसको हम बोलते हैं सेंडर, ये आगे चल के काम आएगा आपका सेंडर। तो कम्युनिकेशन सिस्टम आर्किटेक्चर इसको बोलते हैं हम। फिर आपका डाटा जो है, सेंडर जो है अपने मैसेज को भेजता है, यहाँ वो इनकोड होता है, इनकोडर डिवाइस में इनकोड। फिर उसके बाद वो जाता है चैनल पर। चैनल एक प्रकार का मीडियम, चैनल जैसे आप टेलीफोन कम्युनिकेशन करें तो टेलीफोन से जब हम बात करते हैं तो आपका फ़ोन इन कोड्स को, जो आपके वोकल कोड्स हैं उनको इनकोड करता है और उसके बाद इसको टेलीफोन एक्सचेंज पे भेजता है। टेलीफोन एक्सचेंज इसको फिर डीकोडर के पास भेजता है। ये डीकोड होते हैं, आपके फ़ोन में डीकोडर होता है जब आप कम्युनिकेशन करते हैं, और उसके बाद रिसीवर या डेस्टिनेशन इस तक ये सिग्नल पहुंच जाते हैं। तो ये कम्युनिकेशन साइकिल है आपका। फिर क्या होता है, फिर आप जवाब देते हैं, रिसीवर जो है फिर वो बात करता है, तो वो जो डिकोडर था वो अब इनकोडर बन गया, और इनकोडर के बाद फिर वही चैनल, चैनल के बाद डिकोडर, और डिकोडर के बाद जो सेंडर था अब वो रिसीवर बन गया। तो ये कम्युनिकेशन साइकिल चलता है। तो इस कम्युनिकेशन में आपको किस किस प्रकार की कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, या डाटा जो है किस किस वे से आपको भेजना पड़ता है। अब यहाँ देखेंगे द डिफरेंट मोड ऑफ डाटा कम्युनिकेशन आर आउटलाइन। साइनोक्रोनस और साइनोक्रोनिस और आइसोक्रोनिस, ये कम्युनिकेशन 3 प्रकार की होती है आपकी। और आगे चलकर आप देखेंगे सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। तो इसमें ये कम्युनिकेशन थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, वैसे कम्युनिकेशन क्या होती है, यहाँ मैंने बता दिया कि दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो ये कम्युनिकेशन होती है। बेसिक जो कम्युनिकेशन प्रिंसिपल क्या है कि एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा सुनता है, ठीक है। जब पहले की बात समाप्त हो जाती है तो दूसरा बोलता है और पहले वाला सुनता है। तो ये एक प्रकार की कम्युनिकेशन है। और ऐसा ही कंप्यूटर में क्या होता है, 3 प्रकार से होता है। एसाइनोक्रोनस कम्युनिकेशन में क्या होगा आपका, यहाँ थोड़ा सा इसको समझना होगा। इसमें एक तो ये चीज़ ध्यान रखें स्टूडेंट, इसमें हम एक समय पर 1 या 2 करैक्टर भेज सकते हैं। मतलब एक डिवाइस आपका ये है कंप्यूटर और एक कंप्यूटर ये है, तो इसमें हम एक समय पर
लिमिटेड एक करेक्टर भेज सकते हैं। दूसरा इसमें 0 और 1 बिट्स ऑन और ऑफ, मतलब स्टार्ट और स्टॉप, इन दो के लिए यूज होगी। तो यहाँ आप समझेंगे कि ये ऐसी कम्युनिकेशन है, सेंड द इंडिविजुअल करेक्टर्स वन एट ए टाइम, एक टाइम फ्रेम में एक ही करेक्टर आप भेज सकते हैं। ईच फ्रेम बिगिंस विद द स्टार्ट। तो आपको क्या करना होगा, जब आप इस कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो पहले आपको एक सिग्नल भेजना होगा कि मैं कम्युनिकेशन, मतलब मैं कम्युनिकेशन में कुछ करेक्टर आपको भेज रहा हूँ, तो मुझे जो है स्टार्ट करना होगा। वो स्टार्ट सिग्नल यहाँ आएगा, इसको पता चलेगा कि अभी कोई जो है करेक्टर आने वाला है। तो ये एक प्रकार की वन वे कम्युनिकेशन हो गई, ये आने वाला है। तो ये जब ये सुन लेगा उस करेक्टर, वो यहाँ पहुँच जाएगा, तो इसे दबाना होगा स्टॉप कि भाई कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो आप इस प्रकार की कम्युनिकेशन में क्या करेंगे, लिमिटेड मतलब बहुत छोटे करेक्टर्स, आपका मैसेज जो बहुत छोटा रहेगा। दूसरा इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, स्टार्ट और स्टॉप, और स्टार्ट और स्टॉप के लिए क्या यूज़ करेंगे, 1 बिट जो है स्टार्ट होगी 1 और 2 स्टार्ट स्टॉप के लिए, तो 2 बिट्स हम यूज़ करेंगे। और इसमें करेक्टर बहुत छोटे रहेंगे। तो ये जो कम्युनिकेशन है वन वे, ये एक ही तरफ जाएगी। इस कम्युनिकेशन को बोलते हैं एसाइनोक्रोनिक कम्युनिकेशन। तो उसके बाद हम देखेंगे दूसरी साइनोक्रोनिक्स कम्युनिकेशन जो होगी। इसमें क्या होगा, इसमें ट्रांसमिशन स्टूडेंट्स आपकी क्या होगी, ट्रांसमिशन जो है, पहले में तो करेक्टर्स थे सिर्फ थोड़े से, परंतु इसमें जो अब आपकी कम्युनिकेशन के जो करेक्टर्स रहेंगे वो ज़्यादा होंगे, वो हाई लेवल पर होंगे, जिसको साइनोक्रोनस कम्युनिकेशन बोलते हैं। एन अल्टरनेट वे टू ट्रांसफर द लार्ज डाटा, इसमें क्या होगा, लार्ज डाटा, इंस्टेड ऑफ द सेंडिंग सिग्नल करेक्टर ऑफ द फ्यू बिट्स वी कैन सेंड ग्रुप ब्लॉक, मतलब ब्लॉक्स में भेज सकते हैं, उसमें सिर्फ करेक्टर्स, और इसमें बहुत सारे करेक्टर्स का एक ग्रुप बनाकर, एक ब्लॉक बनाकर जो है हम उसको जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसको अगर सिंपल भाषा में समझे तो यू कैन से इट समथिंग लाइक, वी इन्फॉर्म टू योर फ्रेंड एट द पर्टिकुलर टाइम वी विल सेंड सम बुक्स, सो एट होम दैट टाइम टू रिसीव। तो इस प्रकार की कम्युनिकेशन में क्या है कि आपको जब डाटा भेजा जाएगा तो उस डाटा का एक पर्टिकुलर टाइम होगा, एक समय होगा, और उस समय पर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि अब कम्युनिकेशन हो रही है और इसमें स्टार्ट और स्टॉप यूज नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार की कम्युनिकेशन में आप ये देख सकते हैं कि मोर डाटाज और ज़्यादा चीज़ें आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। उसके बाद है आपकी आइसोक्रोनस कम्युनिकेशन। ये और एक मैकेनिज्म है जिसमें जो है किसी प्रकार की कोई चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता। जब हम मोबाइल पर आजकल हम जब बात करते हैं तो इधर भी कम्युनिकेशन हो रही है और इधर भी कम्युनिकेशन हो रही है एक ही समय पर, जहाँ पर हमें समय का कोई ध्यान नहीं रखना पड़ता। तो ये जो कम्युनिकेशन होगी ये आइसोक्रोनिक कम्युनिकेशन होगी। बट ये हाँ, ये जो कम्युनिकेशन दिखा रहे हैं हम कंप्यूटर पर दिखा रहे हैं, ये डाटा कम्युनिकेशन। तो ये 3 प्रकार की जो है आपकी कम्युनिकेशन होगी, इसको थोड़ा सा पढ़ना आप। उसके बाद है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होती है वन वे कम्युनिकेशन। अब आप यहाँ और ऊपर वाली जो तीनों चीज़ें हैं उनको अच्छे से समझ पाएंगे। सिंप्लेक्स में क्या होगा, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, ये टर्मिनल से इस टर्मिनल पर हम सिर्फ कम्युनिकेट करेंगे, मतलब हम सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन करेंगे। दिस इज द वन ऑफ द सिंपलेस्ट टेक्निक फॉर द डाटा कम्युनिकेशन इन विच वी हैव वन परमानेंट सेंडर एंड वन परमानेंट रिसीवर। सिर्फ ए टर्मिनल सेंडर्स ही बनेगा और बी टर्मिनल सिर्फ रिसीव करेगा। जैसे मान लीजिए कहीं आग लग जाती है तो एक स्मोक अलार्म बजता है और वो स्मोक अलार्म कहाँ जाएगा, सीधा फायर स्टेशन पे। फायर स्टेशन दोबारा इससे कम्युनिकेट नहीं करेगा, सीधे अपनी गाड़ी लेगा और यहाँ पर आकर आग बुझाने आ जाएगा। तो अब इस प्रकार के एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम नेचर के अकॉर्डिंग देखें तो सन, जैसे सूर्य है, सूर्य हमें जो है परमानेंट रोशनी सेंड करता है। क्या हम सूर्य को रोशनी दे सकते हैं? नहीं। तो इस प्रकार की जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन कहलाएगी आपकी वन। और आप एक प्रकार से ये देख सकते हैं कि जो आपका रेडियो और टेलीविज़न है, दिस इज़ आल्सो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। ये भी सिंप्लेक्स। टीवी में कोई न्यूज़ आ रही है, क्या आप उस न्यूज़ को पढ़ने के दौरान आप कोई आंसर दे सकते हो? नहीं दे सकते। तो ये इस प्रकार की कम्युनिकेशन रहेगी। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हाफ डुप्लेक्स में क्या है, आपके 2 टर्मिनल्स दिए हुए हैं, ये 2 टर्मिनल्स दिए हुए हैं, परंतु एक टाइम पर एक संदेश जाएगा। ये संदेश जब कंप्लीट होगा, मान लीजिए आपने कोई कम्युनिकेशन की, ये चला गया मैसेज, उसके बाद जब ये रिसीव कर लेगा उसको आंसर देना है, तो उस टाइम पर ये डाटा नहीं भेज पाएगा, फिर ये डाटा भेजेगा
और ये रिसीव करेगा। तो एक टाइम पर सिर्फ और सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होगी। परंतु ऊपर वाले में क्या अंतर है, ऊपर वाले में सिर्फ ये भेजा जा सकता है, जैसे सूर्य सिर्फ प्रकाश नीचे दे सकता है, उसको वापस नहीं कर सकते। परंतु इसमें यहाँ से भी भेजा जा सकता है डाटा और यहाँ से भी, परंतु टाइम फ्रेम को अलग रखा जाएगा। जिस टाइम पे ये डाटा भेज रहा होगा उस टाइम पर ये सक्षम नहीं होगा इधर डाटा भेजने के लिए, परंतु जब ये डाटा भेज चुका होगा, इसका टाइम पीरियड खत्म हो चुका होगा, उसके बाद फिर ये भेज सकता है। तो जैसे पेजर टेक्नोलॉजी थी हमारी, पहले पेजर होते थे, सिर्फ मैसेज हम भेजते थे और वो सिर्फ दूसरे टर्मिनल पर मिल जाते थे। फिर उसके बाद जैसे मैसेज रिसीव होता था उसके बाद फिर उसका एग्जाम्पल दे दिया था। और ये है फुल डुप्लेक्स जो आज हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। फ़ोन पे जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, कंप्यूटर पर जैसे व्हाट्सअप पे हम टॉक कर रहे हैं, आपने मैसेज किया मैंने तुरंत किया, आपने किया मैंने तुरंत किया। तो इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी कहलाएगी ये कहलाएगी फुल डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी। उसके बाद हम फिर नीचे आएंगे कम्युनिकेशन हार्डवेयर में है कम्युनिकेशन चैनल। भाई किस माध्यम से सिग्नल्स जाते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर किस माध्यम से सिग्नल्स जाते हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वायर्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ इसमें आप नीचे पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर। एक है ट्विस्टेड वायर में आपकी जैसे 4 अलग अलग वायर होती हैं और ये शील्ड होती है, मतलब इन पर एक कवर चढ़ा हुआ होता है। जैसे यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप, ट्विस्टेड पेयर केबल कम्स 2 वेरिएंट, 2 वेरिएंट में आती है, अनशील्ड, ट्विस्टेड पेयर और शील्ड, मतलब एक पर कवर चढ़ा होता है और एक पर कवर नहीं चढ़ता। और इसके अंदर 4 वायर अलग अलग होती हैं, किस किस कलर की, ऑरेंज कलर की, ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की और ब्राउन कलर की। जैसे मान लीजिए आप अपने घर पे वाईफाई लेते हैं तो वाईफाई की जो वायर होगी उस वायर में ये 4 तारें लगी हुई होंगी, वो आपके मॉडेम से जुड़ेंगी। तो ये आप पढ़ सकते हैं इसको। उसके बाद अगली है कोएक्स वायर में ये सील्ड होती है, ठीक है। इसके अंदर एक वायर होती है जो कि आपकी शीशे की वायर होगी। जैसे आप अपना केबल टीवी के लिए आप इसको देख सकते हैं, केबल टीवी जो लगते हैं उसके लिए कोएक्स वायर जो है वो यूज़ होती है। उसके बाद फिर एक और टेक्नोलॉजी है आपकी ऑप्टिकल वायर में होगा ये ऑप्टिकल वायर में है ग्लास कोर। इसमें एक ग्लास कोर होगी और ऑप्टिकल सिग्नल्स के द्वारा, जैसे ग्लास में एक सिग्नल्स जाता है रेड लाइट टाइप में और उससे सिग्नल्स मिलते हैं, उससे कम्युनिकेशन होती है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर वायर है आपकी। उसके बाद है कम्युनिकेशन डिवाइस में, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से शॉर्ट नोट थोड़ा थोड़ा बता देते हैं हम। एक होता है ये NIC होता है, ये एक प्रकार का लैन के कनेक्टर कंप्यूटर में जोड़ने के लिए काम आता है और ये डिवाइस कंप्यूटर के अंदर लगा होता है। इसको हम लैन कार्ड के नाम से भी जानते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, स्टूडेंट जल्दी करते हैं। रिपीटर मैंने बताया था, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम जब कम्युनिकेशन करते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है तो सिग्नल टूटने लगते हैं, तो क्या किया जाता है, रिपीटर को लगा दिया जाता है। रिपीटर क्या है, इन सिग्नल्स को और हाई डेफिनेशन में दूसरी जगह भेज देता है, दूसरे कंप्यूटर में। जैसे लिखा हुआ है, इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रिसीव सिग्नल एंड ट्रांसमिट इट at higher level, higher power or on to the other side of an abstraction so that signal can cover longer distance with the degradation, with the बिना सिग्नल टूटे हुए जो है ये एक कंप्यूटर से दूसरे दूर के डिस्टेंस के कंप्यूटर पर सिग्नल्स को भेज सकता है। तो इसको रिपीटर इसके नाम से ही है। तो जैसे सिग्नल्स आए आपके ये यहाँ पर टूटने लगे तो इनको ये रिपीट करके हाई डेफिनेशन से आगे भेज देगा। इसको बोलते हैं रिपीटर। हब होता है स्टूडेंट, हब इज़ अ डिवाइस यूज टू कनेक्ट द पीसी टू द नेटवर्क। अब अगर इस हब की बात करें, ये नेटवर्क से, जैसे वाईफाई आपके घर में आता है, उससे आपके घर में जितने भी डिवाइस हैं उनसे जोड़ने के लिए इस हब का यूज़ किया जाता है। जैसे आपने एक कनेक्शन बाहर से लिया तो 1 2 3 4 आगे इतने ही पीसीज आप इस नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। द फंक्शन ऑफ द हब इज़ to direct information around the network communication between all connected device। तो हब contains multiple parts shown in the, इसमें मल्टीपल पार्ट्स होते हैं ये, जिनसे इतने कंप्यूटर जुड़ सकते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट स्विच जो है एक प्रकार का डाटा लिंक होता है। डिवाइस फॉरवर्ड द फ्रेम्स MAC एड्रेस हेड, मतलब ये सिग्नल्स को आगे जो है ना स्विच के रूप में, स्विच को यूज़ करते हुए आगे भेजता है। उसके बाद है स्टूडेंट ब्रिज जैसा कि आप इसके नाम से समझ रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको डाटा कम्युनिकेशन करना है, परंतु दूर है ये, तो क्या करेंगे हम इसके ऊपर एक ब्रिज बना देंगे, ये एक ब्रिज का काम करेगा। अब रिपीटर में रिन में थोड़ा सा अंतर है। मेन नेटवर्क डिवाइस फाउंडेड एट द डाटा लिंक लेयर, ब्रिज मेनली यूज्ड फॉर द कनेक्टिंग टू नेटवर्क लोकल
टू नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क। वो तो क्या थे, जैसे मान लीजिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर आपको नेटवर्क सिग्नल्स भेजने हैं और सिग्नल्स टूटने लगते तो इस कंप्यूटर तक चला जाता रिपीटर का यूज़ करके। ब्रिज क्या होगा, ब्रिज एक मान लीजिए लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, और एक ये लोकल एरिया नेटवर्क है। इन दोनों नेटवर्क्स के बीच में अगर आपको सिग्नल्स भेजने हैं तो आपको ब्रिज का यूज़, ये नेटवर्क्स के बीच में यूज़ होगा, वो दो कंप्यूटर्स के बीच में यूज़ होगा। रूटर, आगे ये डिटेल में भी पढ़ेंगे आप। रूटर इज अ डिवाइस विच इज़ टू क्रिएट द इंटर नेटवर्किंग इन आवर वैन और लैन। ये रूटर जो है ये सिग्नल्स को कहाँ भेजेगा, एक लैन है, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क है, और एक वाइड एरिया नेटवर्क है। तो ये क्या करेगा रूटर, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क के बीच में इंटर नेटवर्किंग करेगा, एक दूसरे को आपस में जोड़ेगा ताकि डाटा जो है वो आसानी से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क, उसमें ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखना स्टूडेंट। इसमें जो था आपका, जो मैंने बताया था लैन टू लैन, और इसमें वैन टू लैन या लैन टू वैन। उसके बाद है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड। इसमें स्टूडेंट आप पढ़ना टीसीपी आईपी, इसकी स्टूडेंट एक्चुअल में ये 7 लेयर हैं, इनको पढ़ लेना। टीसीपी ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बच्चे कहते हैं कि स्टूडेंट्स बोलते हैं सर इतनी नहीं, जो काम की चीज़ें वही बताओ। तो इसमें एक बार ये पढ़ जरूर लेना, टीसीपी आईपी, इसमें लैन है और इसके कुछ ग्रुप्स वगैरह हैं। तो इस यूनिट में इतना ही। उसके बाद हम चलेंगे बेसिक नेटवर्क टेक्नोलॉजी। बेसिक नेटवर्क टेक्नोलॉजी में क्या होगा, एक प्रकार का आपका क्लासिफिकेशन होगा, वैन टोपोलॉजी होंगी, लैन टोपोलॉजी होंगी, कि हम नेटवर्क किस प्रकार से बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए नेटवर्क क्या होता है। जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर या दो से ज़्यादा व्यक्ति आपस में मिलकर एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, डाटा को शेयर करते हैं, डाटा को रिसीव करते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, नेटवर्किंग। और आगे चलकर वो और व्यक्ति विशेष को और कंप्यूटर्स को अपने अंदर जोड़ सकते हैं। तो ये नेटवर्क कितने प्रकार के हो सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क एक प्रकार से लोकल आ गया, मतलब कार्य क्षेत्र से लिमिटेड एरिया तक जो नेटवर्क मतलब चीज़ों को जो है शेयर कर पाएगा, डाटा को जो शेयर कर पाएगा, उसको हम बोलते हैं लैन। और वाइड एरिया नेटवर्क क्या होगा, वाइड एरिया नेटवर्क होगा जो बहुत बड़े एरिया तक, मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी तक आप डाटा को जब शेयर करेंगे तो उसके लिए कौन सी नेटवर्क टेक्नोलॉजी यूज होगी, उसके लिए होगी वाइड एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी। तो इनकी कुछ एडवांटेजेस हैं और इनके जो क्लासिफिकेशन है थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं हम। As we see in the unit computer network consist of 2 or more computer are linked। जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में लिंक होते हैं, क्या करते हैं, वो शेयर रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, एप्लीकेशन को अलाउ कम्युनिकेशन। तो उस कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे हम, नेटवर्क। जिसका एक पिक्चर आप ये बना देना, दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग। इंटरनेट लिया आपने, फायरवॉल लिया आपने, डिवाइस लिया, डिवाइस से कितने डिवाइस जोड़ दिए, तो इस तरह की चीज़ जो है आपकी क्या कहलाएगी, सिंपल नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसको आप देखना। आप एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क की एडवांटेजेस क्या होते हैं, भाई हम आसानी से डाटा को शेयर कर सकते हैं, रिलायबल, भाई रिलायबिलिटी होती है इसमें जो है कंट्रोलिंग फैक्टर होता है। और ये जरूरी क्यों होता है, जैसे रिलायबिलिटी इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट और ऑल सिस्टम। स्पेशली कहाँ पर हमें ज़्यादा रिलायबिलिटी की ज़रूरत होगी, मिलिट्री के हमारे फंक्शन, बैंकिंग में, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, इनमें जो है हमें जो है सिक्योरिटी चाहिए और हमारा डाटा लीक नहीं होना चाहिए। और नेटवर्क जो है उसकी क्या एडवांटेज होनी चाहिए, उसका एक उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि वो रिलायबिलिटी प्रोवाइड करे। और ऐसे बहुत से नेटवर्क हैं जो ये प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमें जो है ना ये रिलायबिलिटी क्यों चाहिए, हमें जैसे पैसा भेजना है या फिर मिलिट्री की बहुत सारे हमें एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना है, तो सिक्योर होना चाहिए। स्केबिलिटी, एबिलिटी टू इंक्रीज द सिस्टम परफॉर्मेंस, सिस्टम परफॉर्मेंस को बढ़ाने वाला होना चाहिए। हम कई बार बोलते नहीं यार नेटवर्क की स्पीड बढ़ा दो, इंटरनेट की स्पीड बढ़ा दो, ताकि हमारा डाटा अपलोड और डाउनलोड होने में ज़्यादा समय ना ले। तो इसी प्रकार से ये कम्युनिकेशन का साधन भी है। इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाता है, क्योंकि देखिए आजकल तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो इंटरनेट से जुड़कर ही होते हैं। अगर नेटवर्क अच्छा होगा, उसकी स्पीड अच्छी होगी और नेटवर्क से लोग जुड़े हुए होंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, दो व्यक्ति अलग अलग स्थान पर हैं और एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं,
तो क्या वो डेली डेली मिल सकते हैं? क्योंकि डिस्टेंस उनका अलग अलग है, एक दूसरे के शहर से अलग है, तो हमें एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत होगी। तो ऐसा नेटवर्क स्थापित होने के बाद क्या होगा, ये दोनों आपस ओवर नेटवर्क जो है एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो बात आ गई अब नेटवर्क क्लासिफिकेशन की। नेटवर्क क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे कि नेटवर्क का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है, अकॉर्डिंग टू द साइज। अकॉर्डिंग टू साइज कौन कौन से नेटवर्क होंगे, लैन, मैन, वैन। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये हो गए आपके। और अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कनेक्शन, टाइप ऑफ कनेक्शन के अकॉर्डिंग वायर और वायरलेस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फंक्शन रिलेशन, पीर टू पीर मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस प्रकार से। या फिर एक टेक्नोलॉजी होती है क्लाइंट सर्वर, एक सर्वर बना दिया जाता है, उससे विभिन्न प्रकार के पीसी जोड़ दिए जाते हैं, तो इस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी। बेसिकली इस सर्वर में जो काम होगा वो इनमें रिफ्लेक्ट होगा। तो साइज ऑफ ए नेटवर्क के अकॉर्डिंग हम देखेंगे आपका लैन लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि एक स्मॉल बिल्डिंग, देखो ये लिखा हुआ ना, इन द सिंगल बिल्डिंग और द कैंपस नोन एज द लोकल एरिया नेटवर्क। जो नेटवर्क जो है एक बिल्डिंग में या एक कैंपस में यूज़ होगा तो उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलेंगे। तो यहाँ देखेंगे इसकी एक डिटेल यूनिट आगे चलकर आएगी। फिर मैन है मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क, जब हम कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्टिंग टू और मोर लोकल एरिया, जैसे एक लोकल एरिया ये हो गया और एक यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क है, इन दोनों को आपस में मिलाते हैं, या एक सिटी या दूसरी सिटी से हम जो है मिलाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसमें क्या है, दो या दो से ज़्यादा लोकल एरिया नेटवर्क मिलकर क्या बनाते हैं, मैन। उसके बाद है वैन वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क में बहुत सारा एरिया, बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन और लोकल एरिया नेटवर्क मिलकर वाइड एरिया नेटवर्क बनाते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पेन रिलेटिवली लार्ज जोग्राफिकल एरियाज। वैन कंसिस्ट ऑफ द लोकल एरिया नेटवर्क विच आर डिपिक्टेड इन 3.4। देखो ये कितने सारे लोकल एरिया नेटवर्क आपके जो है मिलकर क्या करेंगे, एक वैन बना देंगे बहुत बड़ा। और पर्सनल, जैसे आपने अपने कंप्यूटर को ले लिया अपने घर पे अपने पर्सनल यूज़ के लिए, आपने चीज़ें जोड़ दी, मैंने अपने नेटवर्क से अपने प्रिंटर को जोड़ दिया, अपने वाईफाई को जोड़ दिया, अपने माउस को, इनको सारी चीज़ों को जोड़कर मैं अपने सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए, बाहर के लिए नहीं, पर्सनल यूज़ के लिए, तो दैट इज कॉल्ड द पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क। टाइप ऑफ कनेक्शन है आपके वायर्ड है, वायरलेस है, पीर टू पीर है। जैसे पीर टू पीर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से ये आपस में जुड़े हुए हैं, पीर टू पीर। और क्लाइंट सर्वर में क्या है, एक सर्वर बना दिया जाएगा, जैसे मैंने बताया ये सर्वर बना दिया और इसके ये सभी क्लाइंट हैं। उसके बाद है लोकल एरिया नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी आपको पता ही है, बस टोपोलॉजी या लाइन टोपोलॉजी, मतलब एक ऐसा तरीका, एक ऐसी टेक्निक जिसमें कंप्यूटर को जोड़ा जाता है, वो विभिन्न प्रकार की होती हैं, उनमें से एक प्रकार बज टेक्नोलॉजी है, तो बज टोपोलॉजी है। तो बज टोपोलॉजी में क्या है, लाइन में हम कंप्यूटर को जोड़ देते हैं इधर और इधर, तो इस टोपोलॉजी को हम क्या बोलेंगे, बज टोपोलॉजी बोलेंगे। उसके बाद जब हम कंप्यूटर नेटवर्क्स में कंप्यूटर्स को स्टार के रूप में जोड़ते हैं, अब स्टार बनाना है आपको तो ऐसे बना लेना, और एक कंप्यूटर यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो ये स्टार के रूप में जब हम कनेक्शन करते हैं, नोड्स को आपस में जोड़ते हैं और वो आपस में मिलकर स्टार के रूप में कम्युनिकेट करती हैं नोड्स के द्वारा, तो वो टेक्नोलॉजी क्या कहलाएगी। इसी प्रकार से रिंग है, जब हम कंप्यूटर्स को रिंग में जोड़ते हैं। उसके बाद है ट्री बना दो आप, ट्री जैसे आप इस प्रकार से भी बना के दिखा सकते हो। तो यहाँ कंप्यूटर जोड़ दिया, यहाँ कंप्यूटर, यहाँ कंप्यूटर, यहाँ कंप्यूटर, या फिर इस एरिया में यूं कंप्यूटर, ट्री के रूप में जब आप इनको जोड़ते हो तो वो क्या कहलाएगी, ट्री टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में आप कोई ध्यान नहीं रखते, कोई कंप्यूटर यहाँ पड़ा है, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, तो जब हम इनको आपस में जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। तो लोकल एरिया नेटवर्क ये हो गया आपका कंप्लीट। इसमें और कुछ मेरे हिसाब से नहीं है। टोकन और ये 2-4 पढ़ लेना आप। वाइड एरिया नेटवर्क टोपोलॉजी, अब ये वाइड लोकल एरिया नेटवर्क की टोपोलॉजी वे थी, अब ये सिंगल लिंक, एक लिंक से, एक लिंक मतलब सिंगल लिंक, मतलब जो वाइड एरिया नेटवर्क, जो बहुत बड़े नेटवर्क को हम जो है बज टोपोलॉजी के रूप में एक लिंक से हम जोड़ते हैं, तो वो बज टोपोलॉजी ऑफ वैन वाइड एरिया नेटवर्क कहलाती है। अब रिंग में हम वाइड एरिया नेटवर्क को जब हम रिंग के रूप में जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाएगी, वो वही रिंग टोपोलॉजी। फॉर किसके लिए, वो वैन के लिए। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो ये इसमें टोपोलॉजी हैं स्टूडेंट। आई थिंक ये यूनिट भी आपकी कंप्लीट होगी, इसको एक बार देख लेना आप।
एक वाईफाई और वाईमैक्स आप देख लेना। वाईफाई जो है आपका घर में यूज़ होता है, और वाईमैक्स एक प्रकार का इंटरनेट जो वाइड एरिया तक जो है सैटेलाइट के द्वारा जो आपको जो है कनेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस। स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, कई बार मैंने देखा ही ये आ गया है, तो इसकी एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो आप। कन्वर्जेंस मीन्स आप ये मान सकते हो इसको आसान भाषा में, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलकर एक नई चीज़ बना देते हैं। मतलब एक नई चीज़, एक पूरा मतलब सिस्टम बना देते हैं, तो उसको कन्वर्जेंस बोलते हैं। अब उसमें देखिए, जैसे हम समाज का एक ताना बाना ले या हम बात करें समाज की, तो समाज में हर प्रकार का व्यक्ति होता है, अमीर भी होता है, गरीब भी होता है, बाय प्रोफेशन भी होता है, अलग 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 टाइप के व्यक्ति होती हैं। वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं, वो सारे मिलकर समाज बनाते हैं, और वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कहीं कपड़ा खरीदना है तो मैं कपड़े की दुकान पर जाऊँगा, वो मैं अमीर हूँ चाहे गरीब हूँ, वो कंपेटेबल हूँ मैं उस दुकान तक जाने के लिए। या कोई बड़ा आदमी है, उसको ज़रूरत है अपने ऑफिस में काम करवाने के लिए, वो छोटे व्यक्ति से काम कराएगा। तो ये पूरा का पूरा एक कन्वर्जन, पूरा का पूरा ये एक सम्मिलन है। इन सब लोगों ने मिलकर, इन सब चीज़ों ने मिलकर एक समाज का निर्माण किया है। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं कंप्यूटर की बात करूँ, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात करूँ, मैं कंप्यूटर इन्वायरमेंट की बात करूँ, तो वहाँ पर कन्वर्जेंस किस लिए उपयोगी हो जाता है? क्योंकि देखिए बहुत विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजीज़ हैं हमारे सामने, जिसमें हम एक टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर कौन बना रहा है, चिप कौन बना रहा है। उसके बाद एक है नेटवर्क, मतलब नेटवर्क एक प्रोवाइड कर रहा है इंटरनेट, एक इनोवेशन में लगा हुआ है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के इनोवेशन में नई नई चीज़ें बना रहा है। और वो सारी चीज़ें मिलकर आपस में क्या बनाती हैं, एक ऐसा समाज बनाती हैं जो कि टोटली बेस्ड है किस पर, इंटरनेट पर। किस पर बेस्ड है, जिसको हम मॉडर्न सोसाइटी के रूप में जानते हैं, मीन्स NEIS, नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक सोसाइटी, नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक सोसाइटी, नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सोसाइटी। एक ऐसा समाज जो कि टोटली किस पर बना हुआ है, नेटवर्क पर, इलेक्ट्रॉनिक्स पर और इंफॉर्मेशन पर। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी यूज़ हो रहे हैं, इंटरनेट भी यूज़ हो रहा है, नेटवर्क भी यूज़ हो रहे हैं और सूचनाएं भी यूज़ हो रही हैं। तो आप इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि भाई जो हमारा समाज है, वो समाज बनाने के लिए, जो हमारा समाज है उसको इलेक्ट्रॉनिक, नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सोसाइटी बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो उनमें आपस में कंपेटेबिलिटी, या फिर कोई पुरानी चीज़ है, कोई पुरानी टेक्नोलॉजी है और आज नई टेक्नोलॉजी है, उनमें सामंजस्य बिठाने के लिए बनाने वाली टेक्निक। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिलकर क्या बनाती हैं, ये बनाती है आपकी NEIS, और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलेंगे कन्वर्जन। अब जैसे देखिए हमारे समाज के अंदर हर व्यक्ति काम करता है, ओल्ड एज पर्सन्स भी हैं और अभी नई जनरेशन भी आ रही है, परंतु वो सब आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे ही कोई मान लीजिए पुरानी टेक्नोलॉजी है और आज नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो पुरानी टेक्नोलॉजी से नई टेक्नोलॉजी में कुछ कन्वर्ट करना है, तो वो टेक्नोलॉजी कन्वर्ट होगी, और ये कन्वर्जन ही मिलकर हमारी मॉडर्न सोसाइटी को बनाता है। तो ये इसकी एक बेसिक सी कॉन्सेप्ट है, इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि ये यूनिट बहुत लंबी है। इसमें है जैसे मान लीजिए द वर्ल्ड इज़ इन्वॉल्विंग टुवार्ड द नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सोसाइटी। भाई आज जो वर्ल्ड है वो कहाँ इन्वॉल्व हो रहा है, वो देखो आप समाज में कितने चेंजेस देख रहे हैं। आप ई एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, आप जैसे एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर रहे हैं, तो वो भी संपर्क स्थापित किस तरीके से किया जाता है, नेटवर्क बेस्ड किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली किया जाता है। आज हमारे पास मोबाइल ना हो तो हम एक दूसरे से संपर्क नहीं कर सकते, हम समाज को अच्छे से चला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आज हम एक दूसरे से नेटवर्क से इस प्रकार से जुड़ गए हैं। एज यू नो ए नेटवर्क सोसाइटी मीन one in which large proportion of the world population interconnected or networked by some form of telecommunication system and the people carry out their day-to-day activity using network predominantly। मुख्य तौर पे हम जब एक दूसरे से मिल रहे हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। हमारी डे टू डे एक्टिविटी है उसमें नेटवर्क, इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, कनेक्टिविटी और विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उनको हम यूज़ करते हैं।
सच जैसे बैंकिंग में, टिकट बुकिंग में, ट्रैवलिंग में, इंटरटेनमेंट में, प्रोडक्शन में, ऑर्डर में, फाइनेंस में, तो हर जगह हम क्या यूज़ करते हैं? द सिंपल टेलीफोन कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन इज सेंट्रल टू ऑल द टास्क एक्टिविटी दैट आर कैरिड आउट इलेक्ट्रॉनिक डोमेन यूजिंग नेटवर्क यूजिंग डिनोट विद द प्रीफिक्स ई। तो हम देखो ये सभी क्षेत्रों में जो है आज हमने ई लगा दिया, मतलब आज हम इन सभी क्षेत्रों में, अब जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये भी मैं इलेक्ट्रॉनिकली पढ़ा रहा हूँ, तो हमारी ये कितनी ई एक्टिविटीज़ हैं। कोई काउंसलिंग करूं मैं आपको कोई मैं बुक दूं, या मान लीजिए इग्नो का कोई सिस्टम है, तो ये सारा जो है ये क्या है? ये सारा जो है हम आपस में एक दूसरे से सबसे जो जुड़े हुए हैं, तो ये आपस में हमारा जो ये जुड़ना है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एक प्रकार का नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। और ये जो प्रोसेस है, अगर मान लीजिए हम एक दूसरे से कनेक्ट ना हो पाते, मान लीजिए नेटवर्क ना होता, या मान लीजिए नेटवर्क है और वो मेरे पीसी के साथ कंपैटिबल ना होता, वो मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप इतने कैपेबल नहीं होते कि वो उसको यूज़ कर पाएँ, आपके पास इंटरनेट नहीं होता, तो क्या हम NEIS बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये सारी बनाने की जो प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंस। तो आप नीचे पढ़ेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे अभी तक की जो हमारी कम्युनिकेशंस आई हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ देखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ देखने से आपको समझ आ जाएगा कि क्या मैं बात कर रहा हूँ। द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर, समझने वाली बात है स्टूडेंट, द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर, ऐसी प्रक्रिया जो हमें जो है इकट्ठा लाती है डिफरेंट टेक्नोलॉजी, ये लिखा ना, द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टेक्नोलॉजी डिफरेंट टेक्नोलॉजी, सॉरी, द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट टेक्नोलॉजी techniques, networks and services to realize the common objective of involving in NEIS is called कन्वर्जेंस। तो ये जो सारा NEIS बनाते हैं, इसमें हर प्रक्रिया का अपना महत्व है और वो प्रक्रिया आपस में मिलकर एक नई चीज़ बना रहे हैं, और उस नई चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं? नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो कन्वर्जेंस वो प्रक्रिया है जिसमें एक चीज़ दूसरे के साथ जुड़ सकती है, एक टेक्नोलॉजी दूसरे के साथ जुड़ सकती है, और जुड़ने के बाद एक नई चीज़ को बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम कन्वर्जेंस। अगर ये कन्वर्जेंस ना होता तो हम और आप अभी जुड़ नहीं पाते। ये कन्वर्जेंस मतलब एक ऐसी प्रक्रिया नहीं होती तो हम एक दूसरे से नहीं जुड़ पाते। तो गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कन्वर्जेंस, तो ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे मान लीजिए हम इसमें बात करेंगे कि भाई हम अगर बात करें 1950 से लेकर आज, जब हम डिजिटल युग में हैं, मतलब डिजिटल तो नहीं कह सकते, कंप्लीट तो नहीं कह सकते, परंतु फिर भी काफ़ी हम हद तक आगे बढ़ चुके हैं। वहाँ से लेकर यहाँ तक आई जितनी टेक्नोलॉजी हैं, देखो एक टेक्नोलॉजी बंद हो गई तो हमने कोई आपस में कम्युनिकेशन करना थोड़ी छोड़ दिया। भाई अनेकता में एकता, यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। भाई अगर मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी पहले बंद हो गई तो नई आ गई, हम नई के अकॉर्डिंग ढल गए। तो ऐसे ही इन्होंने बताया हुआ है कि ये कन्वर्जेंस है, इसका उद्देश्य ये होता है जो हमारी पुरानी चीज़ें थी उनको हम छोड़कर नई चीज़ों को अपनाते हैं, तो उस ब्रिज के रूप में कन्वर्जेंस हमारा साथ देता है। कन्वर्जेंस हमें जो है ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, ऐसी प्रक्रिया है जो ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जो कंपेटेबल होता है ओल्ड चीज़ से न्यू चीज़ के बीच में। आज हम क्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए पहले कोई पुराना फ़ोन था, उसको रीड करके ही तो आज हमने नया बनाया है। और अगर हम अपने समाज में बात करें तो जो हमारे एज्ड पर्सन है उन्होंने अपनी जो लाइफ बिताई है उसके एक्सपीरियंसेस भी आज हमें हमारी लाइफ में काम आ रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ टेक्नोलॉजीज इसमें डिस्कस की गई हैं। पहले हम जिस GSM यूज़ करते थे, GSM और CDM में मोबाइल नेटवर्क यूज़ करते थे, मतलब आप ये कह सकते हैं कि भाई हम जो है पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे और आज नई टेक्नोलॉजी में हम आ गए हैं। तो अगर हम इसके उद्भव की बात करें, इसकी उत्पत्ति की, कन्वर्जेंस की बात करें, तो ये नियर अबाउट 1960 में जेनेसिस ऑफ कन्वर्जेंस कैन बी ट्रेस्ड 1950 से आप इसका कन्वर्जेंस आज तक मान सकते हैं। और ऐसा क्यों हुआ, इस कन्वर्जेंस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए जब कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर बहुत कम थे, हम जो है बहुत ज़्यादा कंप्यूटर कम थे, इतने कम थे कि आप ये देख सकते हो कि 1960 के आसपास सिर्फ कानपुर, दिल्ली, कोलकाता, यहीं ऐसे हमारे इंडिया के क्षेत्र थे जहाँ पर कंप्यूटर थे। और कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए बहुत चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता, हमें एयर कंडीशनिंग का ध्यान रखना पड़ता था, हमें जो है शूज़ पहनकर हम जो है उस कंप्यूटर लैब में नहीं जा सकते थे। तो ऐसे कंप्यूटर थे और बड़े बड़े कंप्यूटर थे, और
एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से कोई चीज़ लेनी होती थी तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी हमारे पास कि जो इंटरकनेक्ट कर दे एक दूसरे कंप्यूटर को, तो हमें क्या था, एक सिटी से दूसरे सिटी को के पास जाना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें जो ऐसी थी जिसमें जो है कंप्यूटर तो थे हमारे पास पर आने शुरू हुए थे, परंतु उनकी स्पीड भी कम थी, वो आपस में जुड़े भी नहीं हुए थे और बहुत कम भी थे। तो वहाँ प्रॉब्लम क्या आई, तो जो कंप्यूटर बनाने वाली जो कंपनियाँ थी उन कंपनियों ने सोचना शुरू किया, उन्होंने सॉल्यूशन की तरफ जाना शुरू किया कि क्यों ना ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है आम जनता तक पहुंचाई जाए। तो उसके लिए क्या किया गया, सॉल्यूशन वाज फाउंड इन द फेमस सेइंग दैट गोज इफ द प्रोफेट मोहम्मद कैन नॉट गो टू द माउंटेन कम्स टू हिम। तो ये एक फेज है, इसको आप देखें, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग अप्रोच द रिफ्लेक्टिंग सेइंग द सॉल्विंग द प्रॉब्लम लो यूजेज ऑफ द कंप्यूटर डिसाइड टू टेक एक्सेस कंप्यूटर टू द डोर स्टेप। उन्होंने जो है, जो कंप्यूटर बनाने वाली कंपनीज हैं, इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने जो है सोचना शुरू किया कि भाई हमें जो है ये कंप्यूटर डोर स्टेप पर प्रत्येक पब्लिक के पास जो है इसको भेजना। तो काफ़ी रिसर्च हुई, रिसर्च होने के बाद एक ऐसी प्रक्रिया को लाया गया कि जो पहले टेक्नोलॉजी बनी हुई है और जो आज टेक्नोलॉजी है उनमें तारतम्य बिछाया जाए, उनमें जो है आपस में संबंध स्थापित किया जाए। तो इसको देखते हुए जो है कन्वर्जेंस प्रक्रिया का उपयोग किया गया, कन्वर्जेंस का उपयोग किया गया ताकि हम एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो सके, और उसके कारण इसका उद्भव हुआ। तो ये कन्वर्जेंस है, इसका फोकस जो है कन्वर्जेंस का किस पर रहता है, कनेक्टिविटी पर, कैपेसिटी पर और कंटेंट पर, कि भाई ये तीनों चीज़ें होंगी तभी तो कन्वर्जेंस हो पाएगा, तभी तो हम जो है दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलकर जो है एक नई चीज़ बनाएंगे। अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी तो नहीं होगा, कैपेसिटी नहीं होगी, मतलब हर व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ रहा है और कोई नई चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा है तो दोनों को कैपेबल होना जरूरी है। कंटेंट जिस विषय पर कर रहे हैं, वो जो विषय अपनाया हुआ है वो विषय वैलिड है या नहीं है। तो उसी को देखते हुए तो आप इसको सिंपल भाषा में कन्वर्जेंस को आप ये मान सकते हो कि NEIS बनाने के लिए जितनी भी चीज़ों का उपयोग हुआ, चाहे वो कंपेटिबिलिटी हो, चाहे वो कनेक्टिविटी हो, चाहे नेटवर्क हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, कुछ भी हो, इस सारी चीज़ों के आपस के कनेक्शन को हम कन्वर्जेंस कहते हैं। तो इस यूनिट में इतना है स्टूडेंट, थोड़ा सा इस यूनिट को पढ़ लेना, ठीक है। तो इस ब्लॉक में इतना ही। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉक में। सेकंड ब्लॉक में है स्टूडेंट आपकी 3 यूनिट। एक यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 5 ऑफिस टूल, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और मल्टीमीडिया। तो अभी हम देखते हैं ऑफिस टूल। एक्चुअल में स्टूडेंट आपको इस यूनिट में पढ़ना होगा लिब्रा ऑफिस। लिब्रा ऑफिस जैसे MS ऑफिस है, ऐसे ही लिब्रा ऑफिस, ऑफिस में काम करने के लिए विभिन्न प्रकार की एप्लीकेशंस, जैसे पावर पॉइंट हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, MS ऑफिस में, वैसे ही यहाँ पर अगर हम एक्सेल की बात करें तो एक्सेल यहाँ पर कैल्क कहलाएगा। और अगर हम पावर पॉइंट की बात करें, जहाँ पर हम MS ऑफिस में पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाते हैं, यहाँ हम वो काम करेंगे इम्प्रेस में। और वहाँ हम बात करते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग की बात करें, हम वर्ड में बात करें तो यहाँ लिब्रा ऑफिस में वो राइटर कहलाएगा। तो इस प्रकार से इसके जो सॉफ्टवेयर्स होंगे उनको किस प्रकार से, उनमें कौन कौन सी कमांड्स यूज़ होती हैं, कौन कौन से आपके टूल्स यूज़ होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा एक बार लिब्रा ऑफिस के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक बार मैं आपको ओरिजिनल जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है उस लिब्रा ऑफिस के अंदर हम चलेंगे। तो गेटिंग स्टार्ट विद द लिब्रा ऑफिस। एक्चुअल में लिब्रा ऑफिस क्या है? लिब्रा ऑफिस जैसे स्टूडेंट मैंने बताया MS ऑफिस की तरह है, परंतु इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। लिब्रा ऑफिस इज अ फ्रीली अवेलेबल फुल्ली फीचर्ड ऑफिस प्रोडक्टिविटी सूट। इट इज़ पावरफुल ओपन सोर्स ऑफिस सूट, मतलब ऑफिस के सभी कार्यों को करने के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट, ओपन सोर्स, फ्रीली अवेलेबल, आप कोई भी व्यक्ति इसको जो है डाउनलोड कर सकता है, इसको उपयोग कर सकता है, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। और दूसरी एक इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसकी फाइल्स को आप वर्ड में ले जाकर एडिट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो और वहीं से उसको PDF वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस MS ऑफिस के अंदर कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आपको मिलने को मिलेंगे और आपके इसमें सिलेबस में कौन से हैं? तो देखिए, लिब्रा ऑफिस कंप्राइज द सेवरल एप्लीकेशन मॉडल्स, मीन्स मैंने जो बताया ना सेवरल एप्लीकेशन है, जैसे आपका वर्ड हो गया, एक्सेल, पावर पॉइंट वो हो गया, तो उनमें से एक है जैसे राइटर। राइटर में आप क्या काम करेंगे? आप जैसे मान लीजिए कोई लेटर लिखना है आपको, वो कैल्क जैसे स्प्रेडशीट, एक्सेल होता है जैसे इम्प्रेस जिसमें प्रेजेंटेशन दे दिया है, एक है वेक्टर ग्राफिक्स ड्रा के लिए, मतलब ड्राइंग वगैरह के लिए, एक मैथ फार्मूलाज के लिए। अब इसकी जो एडवांटेजेस हैं वो क्या है MS ऑफिस और इसको लिब्रा ऑफिस को आप कंपेयर कर सकते हैं इन
को आप इन एडवांटेजेस को पढ़ के, जैसे नो लाइसेंस फीस, स्टूडेंट मैंने बताया ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरा ओपन सोर्स है जिसका सोर्स कोड ओपन होता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म है, क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब इसकी फाइल को आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो में लेके जा सकते हो, वहाँ से यहाँ ला सकते हो और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर इसकी फाइलों को यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही इसकी 5-6 जो है ये आप इसकी एडवांटेजेस पढ़ लेना। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ आपको दिखाया है कि ये किस प्रकार से इंस्टॉल करना है। जैसे हम बात करें पहले मेन्यू की, इसकी वर्ड की, तो इसमें आप जैसे यहाँ ये देखेंगे ना, तो लिब्रा ऑफिस आपने मान लीजिए अपने पीसी में डाउनलोड कर लिया। तो डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ देखते हैं ये अलग अलग चीज़ें दी हुई है। जैसे हम लिब्रा ऑफिस राइटर के अंदर हैं तो यहाँ देखिए ये अलग अलग चीज़ें, इसको हम टूल बार, टाइटल बार बोलते हैं, इसको मेन्यू बार बोलते हैं, इसको स्टैंडर्ड टूल बार बोलते हैं, फॉर्मेटिंग और स्टेटस बार बोलते हैं। तो ये सब आपको जो है इसमें पढ़ना होगा। कुछ कमांड्स याद कर लेना और कुछ इस वर्ड में जो है आप कौन कौन से काम कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं, वो आप इसके अंदर पढ़ेंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको लिब्रा ऑफिस जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है। लिब्रा ऑफिस में देखिए स्टूडेंट, यहाँ आप देखेंगे कि लिब्रा ऑफिस की ये एप्लीकेशंस आपके सामने हैं। जैसे मैं राइटर की बात करूँ तो उन्हीं के स्क्रीनशॉट यहाँ पर स्टूडेंट आपके लिए रखे हुए हैं। ये जो है ना कि भाई कौन कौन सी कमांड्स हैं, कैसे किसको हम क्या कहते हैं, तो वो सारा आप यहाँ देख रहे होंगे। जैसे मैंने अभी ये जैसे बताया, यहाँ बताया था ये मेन्यू बार है, ये टूल बार है, ये नीचे स्टेटस बार है। तो इसके अंदर दी गई कमांड्स और ये चीज़ें जो है आप राइटर की ये याद करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा इसको पढ़ लेना, 2-4 कमांड आप याद कर लेना। तो लिब्रा ऑफिस है ये, और इस लिब्रा ऑफिस के अंदर और कुछ नहीं है, बस ये है कि आप इसमें काम किस प्रकार से करेंगे, कट कॉपी पेस्ट इनकी कमांड वगैरह जो है वो क्या कर। ये 4 सॉफ्टवेयर हैं, ये 4 के 4 सॉफ्टवेयर आप इसके अंदर कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम चलेंगे नेक्स्ट यूनिट में, जो कि है हमारी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट यूनिट है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ हम समझेंगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअल में क्या होता है। देखिए स्टूडेंट यूनिट बड़ी है, थोड़ा थोड़ा लेकर चलेंगे हम। इसमें सबसे पहले तो हम समझेंगे कि एक्चुअल में डाटाबेस क्या है। डाटाबेस एक प्रकार से, डाटाबेस इज़ अ लॉजिकल कोहेरेंट कलेक्शन ऑफ द डाटा विद सम इनहेरेंट मीनिंग। मीन्स डाटाबेस जो है वो डाटाज का कलेक्शन है, विभिन्न प्रकार का जो डाटा है उसका एक कलेक्शन है, और जो कि सिस्टमेटिक वे में कंप्यूटर पर अरेंज है, जिसको हम क्या बोलेंगे, डाटाबेस। अब इस डाटाबेस को हम देख सकते हैं हमारे कंप्यूटिंग सिस्टम में, या हमारे बैंकिंग सिस्टम में, या हमारे रेलवे के सिस्टम में। जैसे ही हम बैंक में जाते हैं, आप वहाँ जिस सॉफ्टवेयर को, जिस डाटाबेस में आपकी एंट्री होती है, जहाँ से आप पैसा निकालते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं बैंकिंग डाटाबेस या फिर बैंकिंग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और हर बैंक का अपना ये अलग होता है। रेलवे में टिकट आप लेने जाते हैं तो रेलवे का अपना होता है, वहाँ जहाँ से आपने टिकट ली है उस पर एक नंबर होगा, मतलब एक पूरा का पूरा पोर्टफोलियो टाइप होगा, उसको आपका कई नोड से कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे आप टिकट लेते हैं तो पूरे उस रेलवे के डाटाबेस में उस टिकट नंबर से उस टिकट को आप सर्च कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की भाषा में आप ये कह सकते हैं कि डाटाबेस एक्चुअल में एक कलेक्शन ऑफ डाटा है जो कि कंप्यूटर में अरेंज किया जाता है सिस्टमेटिक तरीके से, तो उसको हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। और इसमें डाटाबेस क्या है, मीन्स आप ये लिखे डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा। एक व्यक्ति का जैसे नाम हो गया, उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, मतलब ये अगर आप एक क्लास का डाटाबेस अगर आप निकालेंगे, तो मैं 10th क्लास के डाटाबेस की बात करूं तो वो अगर आप निकालेंगे तो वो डाटा डिफरेंट पॉइंट्स पर आधारित होगा। जैसे उसका नाम हो गया, उसकी एज हो गई, उसकी क्लास हो गई, उसका जो है वजन हो गया। तो इस प्रकार से आप अलग अलग से कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो इस डाटाबेस को जब हम कंप्यूटर में वेल तरीके से, अच्छे तरीके से मैनेज कर रखते हैं, तो उसको बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम एनेबल्स यूज़र को क्या करता है, यूज़र टू क्रिएट, स्टोर, मॉडिफाई, एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डाटाबेस। अब ये मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आपको अलाउ करेगा कि आप डाटा को निकाल सकते हो, आप डाटा को स्टोर कर सकते हो। जैसे मैं बात करूँ कोहा पर अगर हम मान लीजिए बुक की एंट्री करते हैं, हमने 50,000 बुक्स की एंट्री की है, तो वो कोहा पर एक प्रकार से हमने डाटाबेस को एंटर कर दिया। और जो उसका मैनेजिंग सिस्टम है, जैसे मान लीजिए बुक इशू होती है, तो वो मेन डाटाबेस से, जहाँ पर वो सारे डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, वहाँ से इशू हो जाता है, वहाँ से वो चला जाता है और शो आउट हो जाता है कि ये आउट हो चुका है।
है। तो इस प्रकार के एक सिस्टम को जो है हम क्या बोलते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और रही बात हमें कि डाटाबेस की हमें ज़रूरत क्यों हुई, तो डाटाबेस की ज़रूरत हमें इसलिए हुई कि इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन की वजह से या फिर बहुत सारी इंफॉर्मेशन और डाटा के इकट्ठा होने के बाद हमें बहुत मुश्किल होती है उसमें से हमारे रिक्वायर्ड डाटा को निकालने में। इसीलिए इसे हम अरेंज कर रखते हैं, इस जो अलग अलग डाटा को है इसे हम एक डाटाबेस मानकर इसको एक मैनेजमेंट हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसीलिए हमें जो है डाटाबेस को ज़रूरत होती है। और डाटाबेस बनाने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हमारी लाइफ के हर हिस्से में हमें सूचनाओं की आवश्यकता है। वो सूचनाएं डिफरेंट हो सकती है। आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो आपको रेलवे पे जाना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, वहाँ टिकट लेनी पड़ेगी, बैंक है या कोई स्टोर से कोई चीज़ें लेते हैं। तो हर सिस्टम में अपने अपनी क्वालिटी का अपने अपने तरीके का डाटाबेस अरेंज होता है। तो इन के आप जो है डिफरेंट टाइप देखेंगे, ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे। एक है फाइल ओरिएंटेड अप्रोच। मान लीजिए इस डाटाबेस तक आपको पहुँचना है, तो उस तक पहुंचने की आपकी जो है कौन कौन सी अप्रोच होंगी। तो एक अप्रोच हो गई आपकी फाइल बेस्ड, फाइल ओरिएंटेड। हम क्या करते हैं, हम डाटाबेस में डिफरेंट सिर्फ फाइल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एक डाटाबेस में तो हम सब चीज़ें डाल देंगे, मीन्स हमने जैसे है बहुत सारी चीज़ें डाल दी हमने। अगर हम मेन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करेंगे तो ये सारा डाटा जो है वो एक जगह पर इकट्ठा है, और इसमें से अगर हम कुछ निकालते हैं तो इस पूरे डाटाबेस पर फर्क पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर 100 लीटर पानी है डाटाबेस के रूप में, 1 लीटर निकाल देंगे तो ये कितना रहेगा, ये 99 लीटर हो जाएगा। परंतु अगर हम इस डाटाबेस के अंदर 100 लीटर पानी को 10-10 बकेट में डाल देंगे या 10-10 लीटर के पैकेट्स अगर हम डाल देंगे, ये हमने पैकेट्स डाल दिए और इस 10 लीटर की पैकेट्स में से हम 1 लीटर पानी ले लेते हैं, तो ये बाकी के बकेट्स तो सेम रहेंगे, फर्क किस पर पड़ेगा, इसी में। तो ऐसे ही जो फाइल ओरिएंटेड डाटाबेस है एक ऐसा डाटाबेस है जहां हम डाटाबेस में अलग अलग मोड में रखी हुई फाइल तक अपनी अप्रोच स्थापित कर सकते हैं। आप इसमें आसान भाषा में लिख सकते हैं, ए फाइल बेस्ड system is a collection of application program that perform the service for the users wishing to access information for the application separate master file। ये क्या होता है, for each application a separate master file and its own set of personal files were present। मतलब अपना एक अलग सेपरेट मास्टर फाइल होती है और अलग अपना एक सेट ऑफ पर्सनल फाइल्स का होता है। तो इसमें क्या है, जैसे द प्रॉब्लम अराइज विद दिस टाइप ऑफ फाइल बेस्ड सिस्टम, इसमें क्या होगा, डाटा सेपरेशन एंड आइसोलेशन, मतलब डाटा जो है वो सेपरेट होगा। लिमिटेड डाटा शेयरिंग होगी। आपको मान लीजिए 10 लीटर से ज़्यादा पानी है तो इसको दोबारा इनलॉक करना पड़ेगा, यहाँ से आप कितना भी ले लो। तो इस तरह की जो है प्रॉब्लम आ सकती हैं। और एक व्यक्ति की 2 फाइलें हो सकती हैं, डाटा रिपीट हो सकता है, डुप्लीकेसी हो सकती है डाटा में। और डिसएडवांटेजेस भी हैं यहाँ पर इसकी कुछ, जैसे इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ डाटा, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्रीज नंबर ऑफ द डिफरेंट एप्लीकेशन। अगर मान लीजिए हम 10-10 में और करने लगे तो ये तो बहुत सारी फाइलें बन जाएंगी। तो इस प्रकार से इसको देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है हमारा डाटाबेस अप्रोच। फाइल फ्लैट अप्रोच थी एक डाटाबेस अप्रोच, जहां मैंने बताया कि आपकी डायरेक्ट अप्रोच जो है इस डाटाबेस तक हो जाएगी तो उसको हम बोलेंगे डाटाबेस अप्रोच। मतलब हम मेन डाटा तक जो है अप्रोच स्थापित कर देते हैं। जैसे सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ द शेयर्ड डाटा इज़ मैनेज्ड बाय द कंट्रोलिंग एजेंट। तो ये 4-5 जो पॉइंट है ये पढ़ लेना, चूँकि स्टूडेंट सिलेबस ज़्यादा है, हम जल्दी करेंगे। उसके बाद है डाटाबेस एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये मैंने बता दिया था आपको जब। उसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा इन डाटाबेस। डाटाबेस में डाटा की क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ईजी टू शेयर होना चाहिए, परसिस्टेंस होना चाहिए, वैलिडिटी होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है, दोबारा से रिपीटिशन ना हो, 2 डाटा आइटम डाटाबेस शुड रिप्रेजेंट द सेम। ये देखो आप, रियल वर्ल्ड एंटाइटी, ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो एक ही चीज़ को, 2 फाइलें एक ही चीज़ को दर्शाती हों। तो इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। लेवल ऑफ द एब्स्ट्रैक्टिंग, आप इसकी एब्स्ट्रैक्टिंग है जो इंटरनल एक्सटर्नल लेवल पर कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्टिंग क्या होती है, जो आपने अंदर रखा हुआ है इस डाटाबेस के अंदर, उसके बारे में 2-3 पॉइंट्स में, 4-5 पॉइंट्स में बाहर बता देना, और फिर जब इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन देना कि आगे आपको क्या क्या मिलने वाला है। एब्स्ट्रैक्टिंग ये होता है जो पूरा डाटाबेस पढ़ाइए, मान लीजिए 1000 पन्नों का डाटाबेस है तो 200-250 वर्ड्स में आप एक प्रकार से बता दें, एक व्यू प्रोवाइड कर दें कि अंदर क्या रखा हुआ है। तो ये कंप्यूटर पर होता है, ये इंटरनल लेवल पर भी हो सकता है, एक्सटर्नल लेवल पर भी हो सकता है, तो दोनों लेवल से करें आप ये।
उसके बाद डाटाबेस इन्वायरमेंट, ये थोड़ा सा पढ़ लेना स्टूडेंट्स। उसके बाद है डाटा टाइप ऑफ डाटाबेस सिस्टम, ये थोड़ा सा आ सकता है। ये मैंने बताया था आपको फ्लैट फाइल डाटाबेस, जहाँ पर आपके जो डाटाबेस जो बनाया गया है उसमें डाटाज को विभिन्न प्रकार की फाइलों में रखा जाना। बाहर से तो ये फुल का फुल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दिखेगा, अंदर अलग अलग फाइलें होंगी। फिर है हिरार्चिकल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पर कंटेंट्स जो हैं एक हिरार्की में हो, एक हिरार्की में। जैसे इसका एक एग्जांपल ये ले सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए दो परिवारों का डाटाबेस है, एक फादर ये हैं और एक फादर ये हैं, तो इनके जो बच्चे होंगे ऐसे 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 एक मतलब चैन, एक हिरार्की बना देंगे। फर्स्ट पे सबसे बड़े वाला, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उसके छोटा, उसके बाद छोटा। एक्चुअल में ये डिज़ाइन मॉडल है स्टूडेंट, ये डिज़ाइन मॉडल हैं, विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन हैं आपके डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो आप कंप्यूटर में बनाते हैं। उसके बाद नेटवर्क डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पर आपका डाटाबेस एक दूसरे से नेटवर्क के द्वारा जुड़ा हुआ हो। जैसे एक पंजाब नेशनल बैंक का डाटा है, कोर बैंकिंग जिसको बोलते हैं, एक दिल्ली में है, एक पंजाब में, एक हरियाणा में, एक अलग अलग हैं, परंतु ये आपस में नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। तो पूरे पंजाब नेशनल बेस का जो डाटाबेस है, मतलब यहाँ हरियाणा में कोई यूज़र है या कोई कस्टमर है, उसकी डिटेल आप पंजाब में भी देख सकते हैं। तो एक प्रकार का सेंट्रल है, आपस में जुड़े हुए होते हैं। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें ये लगाइए, मान लीजिए एक डाटाबेस है, उस डाटाबेस के कंटेंट आपस में या फिर अलग अलग जो डाटाबेस है उसके कंटेंट आपस में रिलेट करते होंगे। जैसे मान लीजिए ये डाटाबेस है 10th क्लास के स्टूडेंट्स का, ठीक है। यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स के नाम हैं, इस टेबल में नाम है, उनकी एज, उनकी परसेंटेज, उनका सब कुछ है। तो टोटल यहाँ पर दिखा दिया जाएगा एक एवरेज के रूप में ये है, परंतु यहाँ पर अगर मान लीजिए हम एक की एवरेज घटाएंगे तो उसका फ़र्क सब वेरिएबल्स पर पड़ेगा। तो ये जो है आपस में एक डाटाबेस का दूसरे डाटा के साथ, या एक डाटा का दूसरे डाटा के साथ, या एक डाटाबेस का दूसरे डाटाबेस के साथ रिलेशन होना रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। तो इसमें जैसे मैंने बताया, यहाँ पर हमने एवरेज परसेंट, किसी की 10% है, किसी की 20 है, किसी की 30 है, और यहाँ पर एवरेज आ गई 40, परंतु एक की एवरेज हम घटाएंगे तो यहाँ पर टोटल में भी फर्क आ जाएगा, क्योंकि ये आपस में रिलेट करते हैं। तो इसमें तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से इतना ही है। वेरियस डाटाबेस मैनेजमेंट आर्किटेक्चर भी वही है आपके, जैसे सेंट्रलाइज, ये डाटाबेस है सेंट्रलाइज है, जैसे मैंने हरियाणा पंजाब का दिया था। तो एक में अगर एक में से कुछ कमी करेंगे तो सेंट्रली पता चल जाएगा। इसमें मान लीजिए होता है ना, आप अपने बैंक के अकाउंट में जितने पैसे पड़े हैं उसका सेंट्रलाइजेशन बैंकिंग है, तो आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं और कहीं और पर भी चेक सकते हैं। क्लाइंट सर्वर में क्या है कि मेन सर्वर बना दिया जाता है और इसके साथ क्लाइंट्स जोड़कर डाटाबेस बना दिया जाता है। अब क्या है कि डाटाबेस सिक्योरिटी होना भी जरूरी है भाई, फ्रॉड ना हो जाए, कॉन्फिडेंशियली होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए, डाटाबेस अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ये थोड़ा देख लेना, ये पॉपुलर दिए हुए हैं थोड़े से। उसके बाद हम नेक्स्ट में चलेंगे स्टूडेंट, हमारी नेक्स्ट यूनिट है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया आप वैसे मास मीडिया पढ़ चुके हैं। मल्टीमीडिया जो है, मल्टीमीडिया में क्या है स्टूडेंट, जैसे मल्टी लिखा हुआ है, मल्टी में मतलब एक से ज़्यादा मीडिया। एक मीडिया हो गया प्रिंट, एक हो गया ऑडियो, एक हो गया वीडियो, ठीक है। तो ये कितने सारे मीडिया हो गए आपके कम्युनिकेशन के, इन सब को जब हम इकट्ठा देखेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड मल्टीमीडिया। जैसे आपका टीवी चैनल, वहाँ पर लिखा हुआ भी आता है, एंकर बोलता भी है, और वहाँ पर साइड में वीडियो भी आपको दिखाई देती है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलेंगे, मल्टीमीडिया। अब इसको हम थोड़ा सा नीचे पढ़ेंगे, यूनिट बड़ी है। मल्टीमीडिया, ये मल्टीमीडिया सिस्टम इज ए सिस्टम विच कंबाइंस डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया, जिसमें डिफरेंट टाइप के मीडिया रहेंगे, सच एज टेक्स्ट, वेब पेजेस, हाइपरलिंक, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स। ये सब आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, मल्टीमीडिया। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इन मल्टीमीडिया, ये थोड़ी सी पढ़ लेना भाई। इसमें जो है देखने में, मतलब मल्टीमीडिया कंसिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन द वेरियस फॉर्म, बहुत सारी फॉर्म्स में, टेक्स्ट में भी देख सकते हैं, न्यूमेरिकल में भी देख सकते हैं, मतलब यूज़र फ्रेंडली होता है ये, यूज़र जिस फॉर्म में चाहे उस फॉर्म में देख सकता है। टाइप ऑफ मीडिया कौन कौन से हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, न्यूमेरिक मीडिया हो सकता है, हाइपर टेक्स्ट होता है, हाइपर टेक्स्ट वेब बेस्ड, ठीक है, ऑडियो हो सकता है, इमेजेस में हो सकता है, बिट मैपिंग ग्राफिक्स में हो सकता है। तो ये टाइप्स ऑफ मीडिया हैं।
उसके बाद है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फॉर द मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया बनाना है, मान लीजिए कहते नहीं हम आमतौर पर कि मल्टीमीडिया पीसी है जहाँ पर ऑडियो भी चल जाए, रिटर्न भी आ जाए और आपका जो है वॉइस भी आ जाए। जैसे मैं मल्टीमीडिया पीसी यूज़ कर रहा हूँ, मैं अपनी आवाज़ भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आपको स्क्रीन पर टेक्स्ट भी दिखा रहा हूँ और आपको वीडियो भी दिखाई दे रही है। तो इसी सिस्टम को बनाने के लिए, ऐसा सिस्टम बनाने के लिए तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत हो, कम से कम 1 GB रैम का आपका पीसी हो, स्पीड 1 GHz की होनी चाहिए, स्टोरेज होनी चाहिए। तो ये देख लेना आप इनके, तो ये हैं। और कंपोनेंट कौन कौन से चाहिए आपको, कैप्चर डिवाइस चाहिए भाई, कैमरा चाहिए, स्टोरेज भी चाहिए, कम्युनिकेशन नेटवर्क भी चाहिए, जैसे मैं वाईफाई का यूज़ कर रहा हूँ, कंप्यूटर सिस्टम भी चाहिए मुझे ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए और विभिन्न प्रकार के फॉर्मेट, और डिस्प्ले भी चाहिए मुझे, स्पीकर वगैरह, और ये सारी चीज़ें जो है मुझे चाहिए। तो की इश्यूज़ इन द इसमें ये देख लेना। तो मल्टीमीडिया कुछ नहीं है, एक ऐसा पीसी जो आपको रिप्रेजेंट करे इन वोकल, इन टेक्स्ट, इन वीडियो, ठीक है। डिजायरेबल फीचर फॉर द मल्टीमीडिया सिस्टम कौन कौन सी होनी चाहिए, डिजायरेबल जरूरी नहीं है कंपलसरी हो, परंतु होनी चाहिए भाई। वेरी हाई प्रोसेसिंग पावर वाला पीसी होना चाहिए, मल्टीमीडिया कैपेबिलिटी फाइल सिस्टम होना चाहिए, ऑडियो वीडियो को आसानी से रीड कर ले। तो कुछ ऐसी ये क्वालिटीज़ आप लिख देना इसमें। उसके बाद प्रिंट मीडिया और मल्टीमीडिया में क्या अंतर है भाई, ये आपको पता है। एक तरफ न्यूज़पेपर रख लेना और एक तरफ आपका सोशल मीडिया या वीडियो रख लेना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। मेजर एरिया ऑफ द मल्टीमीडिया यूज़ लाइफ के हर हिस्से में होती है भाई मल्टीमीडिया कहाँ यूज होता है, लाइफ के हर हिस्से में। चाहे इसको कह लो आप एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये यूज़ है इसका एजुकेशन और ट्रेनिंग में। आपका इंटरटेनमेंट में, मूवी देखने चले जाएं, वहाँ मल्टीमीडिया के थ्रू है। इन्फॉर्मेशन क्यूस, हमें जो है इन्फॉर्मेशन सूचनाओं के लिए हमारी जो है क्यूस है, हमारी जो इच्छा है उसके लिए भी हो सकता है। वर्चुअल रियलिटी और सिमुलेशंस के लिए भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं कहीं विदेश में बात करना चाहूँ वीडियो पर, वर्चुअल रियलिटी, उसके लिए भी आपकी यूज़ हो सकती है। इसके बारे में डिटेल आप नीचे पढ़ लो। उसके बाद है एडवांस्ड इन टेक्नोलॉजी। भाई नेचुरल सी बात है, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन आती रहती है। इनको CD रोम, स्टोरेज, इनको जो है आज के टाइम पे जो अवेलेबल है उनके बारे में लिख देना। मल्टीमीडिया डिज़ाइन, इमेज टाइप, ये आप पढ़ लेना स्टूडेंट। इसमें मेरे ख्याल से आई थिंक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने बताया वो बता दिया। अब जैसे सॉफ्टवेयर का है एक इसमें, सॉफ्टवेयर इन मल्टीमीडिया। भाई सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज़ हो सकते हैं मल्टीमीडिया में, नेचुरल सी बात है भाई। प्रेजेंटेशन मतलब पावर पॉइंट या इम्प्रेस आपका किसके अकॉर्डिंग, लिब्रा ऑफिस के अकॉर्डिंग। प्रेजेंटेशन जैसे मान लीजिए मैं स्लाइड बनाकर पढ़ा हूँ, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं आपके, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये हो सकते हैं। कोई भी जैसे मैं यूज़ करता हूँ, जैसे OBX स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ आपके लिए, अथॉरिटी सॉफ्टवेयर, बहुत प्रकार के एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउज़र और आपका ये इंटरनेट, ये सारी चीज़ें। तो ये आप एक बार स्टूडेंट पढ़ लेना। आई थिंक ये सेक्शन भी आपका जो है हो गया है। अगले सेक्शन में अब हम चलते हैं और वहाँ देखते हैं कौन कौन सी यूनिट्स हैं। इस ब्लॉक में हैं आपकी 4 और 5 यूनिट हैं, परंतु जो काम का होगा वो लेंगे। तो यूनिट नंबर 8 में तो वही है आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी हैं, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आप एक बार देखें इन्हें थोड़ा सा, नेटवर्क फंडामेंटल्स। और ये जैसे नेटवर्क टोपोलॉजी में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, स्टार टोपोलॉजी, आपकी हब, स्विच, बस टोपोलॉजी, रिंग, मैश, ट्री, हाइब्रिड, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। रूटर भी पढ़ चुके हैं। तो ये सारा आप पढ़ चुके हैं पहले, तो इस यूनिट को तो अब हम नहीं करेंगे क्योंकि उसी में से आ जाएगा। आप एक बार इसको देख लेना। हम चलेंगे नेक्स्ट यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट भी आपकी थोड़ी सी जो है वो टिपिकल है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इसमें IP वगैरह जो है ना, IP और TCP IP, ये वाले प्रोटोकॉल आप कर लें। बाकी जो हमारा बेसिक जो रहेगा ना, मैं यूनिट नंबर 12 में लेकर चलता हूँ। वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी शॉर्ट नोट के रूप में आ सकती हैं, तो उन्हें देखेंगे हम। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, मैं तो चाहता हूँ आपको कि ये सारा करा दूँ, परंतु टाइम की बाउंडेशन, और फिर आप लोग बोर हो जाते हैं। आप लोग मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा देखते नहीं हैं। ज़्यादा लंबी होने के बाद मैंने जैसे कमेंट देखा है, सर हमें जो है बस इम्पोर्टेंट ही करा दीजिए। तो परंतु काफ़ी ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो पूरा कंटेंट देखना पसंद करते हैं। तो यूनिट नंबर 12 में एक बार देखते हैं हम क्या है इसमें। हाँ, यूनिट नंबर 12 में नेटवर्क का सिक्योरिटी से
रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं तो उन्हें देखेंगे। तो जैसे देखिए स्टूडेंट, हमें नेटवर्क सिक्योरिटी क्यों चाहिए, क्योंकि देखिए आज आपको पता ही है हमारा जो पूरा का पूरा जो परिवेश है वो जुड़ने की कोशिश कर रहा है NEIS के अकॉर्डिंग। मतलब हमारा जो समाज है वो NEIS की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जहां हम एक दूसरे से सामाजिक तौर पर नेटवर्क के द्वारा जुड़ रहे हैं, जहां नेटवर्क जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है हमारी लाइफ में, हमारी डे टू डे वर्किंग में। तो वहां नेटवर्क पर सिक्योरिटी होना ज़रूरी है। जैसे हम पहले अपने घर में पैसा रखते थे तो हम डरते थे कि कहीं चोरी ना हो जाए, अब हमारी सारी चीज़ें जो हैं नेटवर्क पर होती हैं, और अब आज हम डरते हैं हम ऑनलाइन फ्रॉड से, ऑनलाइन अनसिक्योरिटी से। तो हमें जो है इसकी सिक्योरिटी हमें क्यों चाहिए, तो हमें जो है सारी चीज़ें हमारी जो हैं चूँकि नेटवर्क पर होने की वजह से हमें जो है नेटवर्क पर सिक्योरिटी का होना अति आवश्यक है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी पर आपकी जो है किस किस प्रकार के अटैक हो सकते हैं, किस प्रकार के वायरसेस होंगे, क्या सॉल्यूशन होगा, वो हम सब इस यूनिट में देखेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे टाइप ऑफ अटैक्स कि भाई किस प्रकार के हो सकते हैं। जैसे अनऑथोराइज्ड एक्सेस हो सकती है आपकी ईमेल आईडी को या आपके सोशल मीडिया अकाउंट को, कोई भी अनलॉक करके उसको यूज़ कर सकता है। वो उसे जो है यूज़ करके कुछ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जैसे मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट कर सकता है। तो इस प्रकार की काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अटैक आपकी ईमेल आईडी पे, आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर हो सकता है। हैकिंग एक प्रकार का जो है हैक हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको किस प्रकार की सिक्योरिटीज़ जो है वो होनी चाहिए, अटैक तो वहाँ बता दिए, सिक्योरिटीज़ कौन सी होनी चाहिए, AAA सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये AAA सिक्योरिटी वास्तव में गूगल आपको प्रदान करती है। गूगल का जब भी आप अकाउंट करेंगे उसे लगेगा कि कोई अनवांटेड यूज़र जो है आपकी मेल आईडी को या उसको यूज़ कर रहा है। तो आपने कई बार देखा होगा कि आप जैसे मान लीजिए कोई ईमेल जैसे यूज़ कर रहे हैं तो कई बार आपसे आपका पासवर्ड दोबारा मांग लिया जाता है। आपका पासवर्ड गलत हो जाए तो उस प्रकार की अथॉरिटी, आपकी पहचान आपसे दोबारा ली जाती है। तो ये AAA है क्या, ये है ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और ऑडिटिंग। तो ऑथराइजेशन में क्या है, ऑथेंटिसिटी में क्या है, ऑथेंटिकेशन में क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट द यूजर हु एक्सेस द सिस्टम आर जेन्युइन, कि भाई आप जेन्युइन है या नहीं है। कई बार आपके जो है फिंगरप्रिंट्स ले लिए जाते हैं, कई बार आपके मोबाइल पर जो है वो एक कोड भेजकर आपकी ऑथेंटिकेशन को चेक किया जाता है। ऑथराइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द एक्सेस इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज बाय ए जेन्युइन यूज़र। आप किसी इंफॉर्मेशन रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हो तो क्या आप जेन्युइन यूज़र हो, तो इसके लिए भी, क्योंकि उसके लिए आपको अथॉरिटी मिले या ना मिले, इसके लिए भी, जैसे मान लीजिए आप कोई पोर्टल ओपन करते हैं, अगर आप मान लीजिए अथॉराइज या अथेंटिक यूज़र नहीं है तो आपको अथॉरिटी नहीं मिलेगी उसको यूज़ करने की। और ऑडिटिंग की क्या होती है, ऑडिटिंग होती है जैसे मान लीजिए आपके पास एक पासवर्ड भेजकर आपकी ऑथेंटिसिटी को चेक किया जाएगा। तो ये AAA जो है वो होना ज़रूरी है। अब आप कई बार जैसे आप ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल जाते हैं, दोबारा करते हैं, तो एक कोड आपके मोबाइल पर भी आता है कि भाई 689848 इस तरह के नंबर आते हैं और वही आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर आता है। तो आप जब उसको क्लिक करते हैं तो वो आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। तो इस प्रकार की सिक्योरिटीज़ होना ज़रूरी है। तो ये AAA सिक्योरिटी ये है, अगर ये शॉर्ट नोट में आ जाए तो। उसके बाद फायरवॉल एंड प्रॉक्सी सर्विस क्या होता है, फायरवॉल एंड प्रॉक्सी। देखिए जैसे कि इसके नाम में इसका मतलब छुपा हुआ है फायरवॉल। मान लीजिए आपका ये एक घर है और यहाँ आप ऐसे क्रिटिकल एरिया में रह रहे हैं जहाँ आग लगने की ज़्यादा वो है, तो एक वॉल आप बना देते हैं ताकि आपकी आग जो है वो यहाँ ना लगे। ऐसे ही कंप्यूटर में जब आपके पीसी में ये इंटरनेट है मान लीजिए और आप अपने पीसी पर लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ से जब आप इंटरनेट लेते हैं तो एक ऐसी वॉल होती है आपके कंप्यूटर में कि कोई वायरस आपके पीसी में ना आ जाए। तो इसी के लिए इसे बोलते हैं हम फायरवॉल। फायरवॉल इज द वॉल और द पोर्शन इज डिजाइंड टू द इनविटेबली प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ फायर। ये लिखा हुआ है इन कंटेंट्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। फायरवॉल इज अ डिवाइस दैट डिजाइंड टू प्रोटेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन लोकल नेटवर्क फ्रॉम द एक्सटर्नल अटैक वाइल परमिटिंग द लोकल एरिया नेटवर्क यूज टू सेफली एक्सेस ऑफ द एक्सटर्नल रिसोर्सेज। जब हम एक्सटर्नल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और एक्सेस प्रदान करते हैं उस तक, तो यहाँ पर हमारे पीसी में एक फायरवॉल होती है, वो जो है किसी प्रकार के अटैक को आने से रोकती है। स्टूडेंट ये रिवीजन क्लास है इसलिए हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। इसका एक एग्जांपल देखिए यहाँ है। इंटरनेट से जब आप लोकल एरिया की तरफ आते हैं तो प्रॉक्सी सेटिंग एक ऐसी होती है जो रोकती है आपकी वायरसेस वगैरह को आने से।
उसके बाद है वेब सिक्योरिटी। वेब सिक्योरिटी आपको क्यों चाहिए? क्योंकि देखिए स्टूडेंट, आज हमारा जो है सब कुछ वेब पर होने लगा है। यहाँ देखिए, दीज डेज द लार्ज नंबर ऑफ द बिजनेसेस, हाउसेज, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड मैनी इंडिविजुअल्स हैव देयर ओन वेबसाइट। उनकी अपनी वेबसाइट है। द नंबर ऑफ वेबसाइट्स इज ग्रोइंग डे बाय डे। मैनी businesses house are currently upgrading their websites to facilitate electronic commerce. At the same time, the attacks on internet and websites are becoming serious. बहुत सीरियस हो रहे हैं आपकी, क्योंकि देखिए हम भी अपना सारा काम वेब पे ही करते हैं। हम भी अपने मोबाइल्स के बिल्स वगैरह, या फिर मान लीजिए अपने जो है फ़ोन बिल्स, या फिर हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारा सब कुछ हम वेब पर करते हैं। तो इसीलिए हमें जो है क्या चाहिए, हमें वेब सिक्योरिटी का होना अति आवश्यक है। वेब सिक्योरिटी में भी इम्प्लीमेंटेड एट द 3 लेवल्स। एक लेवल ये है, ये आप इसकी लेयर कर सकते हैं नेटवर्क लेवल पर हो, जहाँ से आपने इंटरनेट लिया है वो इंटरनेट सिक्योर हो। ट्रांसपोर्टेशन लेवल, जिस साइट पर आप जा रहे हैं, जहाँ पर डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उस साइट पर हो। एप्लीकेशन लेवल, जो एप्लीकेशन, जो सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर पर यूज़ कर रहे हो, वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी आपका ओरिजिनल होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का वायरस ना आए या किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी की दिक्कत ना हो। तो ये छोटा छोटा मैं आपको बता रहा हूँ। मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर में वायरस डालते हैं। मैलिशियस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज द वन हार्म द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर। क्या करते हैं? कंप्यूटर की नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करते हैं। प्रोग्राम्स एंटर द कंप्यूटर सिस्टम वाया इंटरनेट और रिमूवेबल मास स्टोरेज डिवाइस, मतलब फ्लॉपी, पेन ड्राइव, इन वगैरह से जो है ना आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं और फिर वो आपकी कंप्यूटर की फंक्शनिंग को जो है वो करते हैं। वो आपका डाटा भी चुरा सकते हैं, वो आपके सिस्टम को जो है ख़राब भी कर सकते हैं, वो आपके सिस्टम को हैक भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहे जाते हैं। तो इनको एक बार आप देख लेना। उसके बाद है वायरस। वायरस आपको पता ही है, एक प्रकार का बग होता है जो आपके कंप्यूटर में डलकर आपके कंप्यूटर की फंक्शनिंग को ख़राब कर देता है, आपके डाटा को करप्ट कर देता है। आप इसको इसी प्रकार से समझ सकते हैं जैसे आपको जैसे स्वाइन फ्लू एक वायरस था जो ह्यूमन्स में फैल गया था, जिससे जो है हमारी ह्यूमन लाइफ को वो कर दिया था। अब रिसेंटली हमने देखा एक वायरस, वो था कोरोना वायरस। ऐसे ही कंप्यूटर में भी वायरस आ जाते हैं जो कंप्यूटर की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करते हैं, और इनको हटाने के लिए जैसे हम इंजेक्शन वगैरह देते हैं बॉडी में, ऐसे ही एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके होते हैं जो इन वायरसेस से आपके कंप्यूटर को बचा कर रखते हैं। उसके बाद है स्पाईवेयर, स्पैम और फिशिंग एंड कुकीज़। ये क्या होते हैं? देखिए ये क्या होते हैं, तो इनको हम थोड़ा थोड़ा एक एक दो लाइन में पढ़ेंगे। व्हाट अनदर क्लास ऑफ द मैलिशियस प्रोग्राम दैट डू नॉट कॉज द हार्म डायरेक्टली। डायरेक्टली तो आपके पीसी को हार्म नहीं करते, ठीक है, टू द फंक्शन कंप्यूटर, बट आर द न्यूसेंस वैल्यू एंड एक्सप्लॉइट द पर्सनल डाटा अदर वे। दूसरे तरीके से जो है ये आपके डाटा को डिस्टर्ब कर सकते हैं। स्पाईवे इज द मैलिशियस प्रोग्राम लॉन्च इटसेल्फ इन द स्टार्टअप मेन्यू ऑफ ए कंप्यूटर एंड गेट एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम बूट। जब आप कंप्यूटर को बूट करते हैं, मीन्स ऑन करते हैं, तो उस टाइम पर कुछ स्पाई वेयर जो होते हैं ये उत्पन्न होते हैं और ये आपकी फाइल को डिस्टर्ब करते हैं। दिस प्रोग्राम ट्रैक एक्टिविटी ऑफ द यूज़र सिस्टम कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। और ये क्या करते हैं, जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उस टाइम पर ये एक्टिव होते हैं और ये क्या देखते हैं, आपकी एक्टिविटी, आपने कौन कौन सी वेबसाइट चलाई है, और उस वेबसाइट पर आए हुए डाटा में अगर कोई वायरस है तो वो इंटरनेट के थ्रू ही इसमें आता है और आपके कंप्यूटर को डिस्टर्ब कर सकता है। उसके बाद है स्पैम। ये क्या है? अनसोलिसिटेड एडवर्टाइजमेंट। ये विभिन्न प्रकार की एडवर्टाइजमेंट होती है इंटरनेट पर, जैसे आप मेल खोलते हैं तो आपके मेल पर आ जाती हैं, स्पैम के रूप में आती हैं, जो कि अनवांटेड होती हैं, जिनको आप करते नहीं। आपने मान लीजिए कोई साइट विजिट की है तो उसकी ही आपके पास जो है एडवर्टाइजमेंट वो आने लग जाएगी। फिशिंग क्या होता है? इट इज़ ए डिटेक्शन ऑफ द स्टिल वैल्यूएबल पर्सनल डाटा। आपके पर्सनल डाटा को चुरा लिया जाता है। जैसे ऑनलाइन आप मान लीजिए कोई बिल भर रहे हैं अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, तो उसके डाटा को, उसके नंबर्स वगैरह को चुराने की जो टेक्निक है उसको हम बोलते हैं फिशिंग। तो ये हो सकता है कुकीज़, एक पैकेट होता है जो आपके कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर को सेफ रखने के लिए होता है, परंतु कई बार ये कुकीज़ काम नहीं करती हैं। इनक्रिप्शन, ये आप स्टूडेंट आप एक बार पढ़ लेना थोड़ा सा, मेरे हिसाब से आपका ये
हो गया है। एक है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, जैसे आप सिंपल अपने सिग्नेचर करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिक करने के लिए, वैसे ही कंप्यूटर पर भी आप अपने डॉक्यूमेंट को डिजिटली अपने नाम के सिग्नेचर कंप्यूटर पर कर सकते हैं। ये रहा, व्हाई डू वी यूज सिग्नेचर? ए सिग्नेचर ऑथेंटिकेट्स द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। ए साइंड डॉक्यूमेंट इज एन ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। डिजिटल सिग्नेचर आर द मीन ऑफ ऑथेंटिक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। जैसे आप अपने ऑफलाइन डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिक करते हैं, वैसे इसको कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आप स्कैन करके अपने सिग्नेचर को उस पर लगा सकते हैं। तो यहाँ है कंसीडर, ये पेयर हैं आपके सम, जैसे ए के इस प्रकार के पेयर्स को आपकी सीक्रेट रख के, जैसे आपने कोई, मान लीजिए मैंने ये नाम अपना सिग्नेचर कर दिए और इनके अंदर से मैंने कुछ कीवर्ड्स निकाले और उनको सिक्योर कर दिया, तो वो आप इससे जो है इसको सिक्योर कर सकते हैं। तो ये थे स्टूडेंट आपके। अब हम चलेंगे नेक्स्ट ब्लॉक में। अब हम करेंगे ब्लॉक नंबर 4। ब्लॉक नंबर 4 में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे और देखेंगे। चूंकि ये एक रिवीजन क्लास है तो इसमें डिटेल में न जाकर, परंतु ऐसा जरूर करेंगे कि अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आप आसानी से लिख पाएंगे। तो फर्स्ट इसकी यूनिट है आपकी मैसेजिंग और ईमेल से रिलेटेड। ईमेल एंड ई मैसेजिंग एक्चुअल में क्या होता है, तो ये तो सिंपली आपको पता ही है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हमें सूचनाओं को भेजना होता है तो उनके लिए हम डिफरेंट साधन यूज़ करते हैं। वो डिफरेंट साधन जो है इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क हो सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के द्वारा हम करें तो वो इलेक्ट्रॉनिक मेल या ई मैसेजिंग कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में हम देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट use of network communication technology, better known as the email. Is electronic mail is one of the most wide used term of the communication today. Electronic mail has many advantages over the form of communication. It is easy to use, free of charge, fast डिलीवरी इंफॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्मेट। तो इस प्रकार से आप ईमेल को बता सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ ईमेल को और देखें। ईमेल इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड द क्विकेस्ट मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज ओवर द नेटवर्क। नेटवर्क के ऊपर प्रसिद्ध और कम समय में मैसेज भेजने की टेक्निक को हम क्या बोलेंगे, ईमेल। अब ईमेल की डेफिनेशन आप देख सकते हैं, मेल या फिर ईमेल। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल इज द ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट बेस्ड मैसेज अमंग द नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क पर इलेक्ट्रॉनिकली हम किसी संदेश को भेजते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, ईमेल कहेंगे, और जिसमें हम किसका यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का। तो इसकी फीचर्स हैं फास्ट, मोर सिक्योर वगैरह, ये आप थोड़ा सा पढ़ लें। इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, नीड ऑफ ईमेल, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें एक दूसरे से जुड़कर रहना है, हमें एक दूसरे की ज़रूरत होती है। वो ज़रूरत चाहे बिजनेस लेवल पर हो, एजुकेशन लेवल पर हो या सामान्य एक्टिविटी पर हो, तो हमें एक दूसरे से संपर्क स्थापित करना आवश्यक है। इसीलिए जैसे पौराणिक टाइमों में हम पत्राचार का उपयोग करते थे एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए, आज बदलते हुए परिवेश में, आज आईसीटी के दौर में हम किसका उपयोग कर रहे हैं, ईमेल का, नई टेक्नोलॉजी। और ये एक सामाजिक प्राणी की ड्यूटी या कर्तव्य बनता है वो बदलते परिवेश के साथ बदल जाए, इसीलिए हम आज के टाइम में ईमेल का उपयोग करते हैं। तो आप इस प्रकार से लिखते हैं, थोड़ी सी थिंकिंग को ब्रॉड करें। ईमेल एड्रेस क्या होता है, ईमेल एड्रेस ये होता है जिसको हमें भेजना होता है उसके नाम से जुड़े हुए चीज़ें, उसका यूज़र नेम, और उसमें जो है एक ये @ सिंबल जरूर होता है, और यहाँ पर डोमेन नेम। तो इसमें क्या होता है, 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है यूज़र नेम, जैसे मेरा है AJAYROHI1982 @ अब ये AJAYROHI1982 दैट इज़ माई यूज़र नेम एंड दिस इज़ द सिंबल, कनेक्टिंग सिंबल, जिसको हम बोलते हैं @ एंड द डोमेन नेम इज़ जीमेल, जिसको यूज़ हम कर रहे हैं, जिस डोमेन को या जिस कंपनी को हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं डोमेन नेम। तो ये याहू हो सकता है, आपका जीमेल हो सकता है, या कोई और अन्य मेल हो सकती है। तो टाइप ऑफ ईमेल सर्विसेज कौन सी हो सकती हैं, फ्री बेस्ड हो सकती हैं, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्राइवेट भी रखती हैं, ठीक है, प्राइवेट मेल हो सकती हैं, और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो ईमेल के लिए पैसा चार्ज कर सकती हैं। तो सिंपल सी बात है, इनको आप देख लेना। आपके अकाउंट कौन कौन से होते हैं, पॉप, ईमेल फॉरवर्ड, मेल लिस्टिंग, ऑटो
रिस्पॉन्डर, कई बार आपने देखा नहीं कि आपका जो मेल आई और उसका ऑटो रिस्पॉन्डर कर देते हैं, और कई में क्या होता है आप मेल का वो ही नहीं कर पाते, आप रिप्लाई नहीं कर पाते। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आपकी ये इसमें आएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द फीचर ऑफ द ईमेल, ईमेल का जो फीचर और स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट, ये आप एक ईमेल आप जब करो तो जीमेल खोल के देख लेना, नीचे एक पेज आया हुआ है, यहाँ पर आपने देखा होगा जैसे हम सेंड मेल में, अब ये तो पुराना है, वैसे हम सेंड मेल वगैरह का जो है ना वो देख सकते हैं। बॉडी ये हो गई आपकी, एड्रेस जहाँ लिखना होता है, तो ये इस तरह की चीज़ें जो है आप एक ईमेल का स्ट्रक्चर सा बना दें, वहाँ पर कुछ नहीं है। आप क्या करें, ये लें और यहाँ पर एक टू जिसको भेजनी है, एक अपनी जो सब्जेक्ट है वो, और एक यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखते हैं दैट इज़ द बॉडी, ये एक बना दें आप, आपका काम चल जाएगा। फीचर्स जो है थोड़ी सी पढ़ लेना इसकी, क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी लंबी हो चुकी है क्लास, तो हम थोड़ा सा जल्दी चलेंगे। और ये जो सर्विस प्रोवाइडर हैं आपके, जैसे बहुत सारे डोमेन है, याहू, जीमेल, ये बहुत सारे हो सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मैसेजिंग। मैसेज इज़ अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल और टू ऑर्गेनाइजेशन, कुड बी डन यूजिंग पावर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की शक्ति का उपयोग करते हुए जब दो व्यक्ति या दो ऑर्गेनाइजेशन आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैसेज थ्रो। अब ये किसके द्वारा किया जा सकता है, सेल फोन के द्वारा किया जा सकता है, या फिर कोई मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है उसके द्वारा किया जा सकता है। ये साइनोक्रोनियस मैसेजिंग और साइनोक्रोनिक मैसेजिंग, ये मैं दोनों आपको बता चुका हूँ। इसमें बहुत कम हम डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर मैसेज के रूप में भेज सकते हैं। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है पेजर, या फिर आप कह सकते हैं डिलीवरी ऑफ ईमेल, वन वे कम्युनिकेशन और बहुत कम डाटा। परंतु इसमें मैं नहीं कहूँगा ईमेल, ईमेल के लिए तो आप डाटा ज़्यादा डाल सकते हैं आज के टाइम पे, परंतु जब ये स्टार्टिंग में आया था तब के लिए आप मेल यूज़ कर सकते हैं। साइनोक्रोनिक्स में आप ये लगा सकते हैं जब हम कम्युनिकेशन मैसेजिंग करते हैं, जैसे आप और मैं व्हाट्सअप मैसेज करते हैं, मैं करता हूं, जैसे हम व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, और जब जरा सा भी डिले हो जाता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता उस चीज़ का। तो ये जो मैसेजिंग होती है ना, तो ये मैसेजिंग क्या कहलाती है आपकी, है साइनोक्रोनिक्स मैसेजिंग। तो इंस्टेंट मैसेजिंग क्या है, जब भी आपने किया दो तुरंत में रिप्लाई आ गया, तो दो टू वे कम्युनिकेशन ये हो गई। और इसमें ये चैट रूम में हो सकती है, आपकी इंटरनेट पर हो सकती है, मोबाइल कैपेबिलिटी मैसेजिंग हो सकती है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं। इशू, और ये क्या हो, इशू क्या हो सकता है, प्रॉब्लम क्या आ सकती है, स्पैमिंग, भाई बहुत सारा मैसेजेस आ जाए। हम कई बार डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग भी लगाते हैं अपने फ़ोन में। प्राइवेसी की होनी चाहिए भाई, ये लीक नहीं होने चाहिए मैसेज। सिक्योरिटी हो, कोई वो करना, हैक ना कर ले हमारे मैसेज वगैरह को। अब ये विजिट और यूटिलिटी हैं, ये वेबसाइट पर जो लिंक दिए हुए हैं उनके द्वारा भी हम जो है क्लिक करके एक दूसरे को मैसेजेस कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम आएंगे नेक्स्ट यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जस्ट लाइक टू कनेक्ट विद द इंटरनेट। इंटरनेट से कनेक्ट करने का एक रास्ता जो है वो वेबसाइट है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। कई बार तो लोग इंटरनेट को ही क्या कह देते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। तो एक बार यहाँ देख लें, इंटरनेट हैज़ चेंजेस द लाइफ ऑफ पीपल। नेचुरल सी बात है भाई, चेंज कर चुकी है इंटरनेट व्यक्तियों की लाइफ को, समाज के व्यक्तियों की लाइफ को। वाइल द ट्रेवलिंग इन द ट्रेन, एयरप्लान और अदर मोड ऑफ द ट्रांसमिशन कीप आवरसेल्फ बिजी कनेक्टेड विद द वर्ल्ड। भाई हम एक दूसरे से कनेक्ट कैसे रह सकते हैं, इंटरनेट से। और इंटरनेट से कनेक्ट रहने के बाद हमें विभिन्न प्रकार के, जैसे हमें क्षेत्रों में, जैसे मतलब किसी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, रेलवे की लेनी है, बैंक की लेनी है, तो हमें उनकी वेबसाइट्स पर जाना है, और उनकी वेबसाइट पर जाने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये वर्ल्ड वाइड वेब कब बनी, किसने बनाई, इस पैराग्राफ्स में ये थोड़ा सा देखेंगे हम। इसका क्रेडिट जाता है वर्ल्ड वाइड वेब का, गोज टू द सर टिम बर्नर-ली इन 1989। ये दो चीज़ें याद रखना। एंड लेटर रॉबर्ट क्ल्यू 1990। सर्न लेबोरेटरी के स्विट्जरलैंड में एक लेबोरेटरी थी, उनके इन दो व्यक्तियों को इसका जो है क्रेडिट जाता है वर्ल्ड वाइड वेब को बनाने का। अब यहाँ थोड़ा सा नीचे का पैराग्राफ देख लें आप। इन 1989 सर बर्नर-ली रोड द प्रपोजल ऑफ द इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ए प्रपोजल फॉर कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ www at CERN library in 1999. The first web browser was released. Web browser used to work hypertext with the graphical user interface platform called the NEXT step.
इसको देख लेना। ये जो फर्स्ट स्टेप जो है ये उठा, उसके बाद हमारे सामने मतलब एक ये प्रोजेक्ट हुआ था। इस प्रोजेक्ट प्रपोजल में उन्होंने कंसेप्चुअली सोचा था कि हमें एक वर्ल्ड वाइड वेब कुछ ऐसा बनाना चाहिए जिससे हम डाटा को एक दूसरे तक ट्रांसफ़र कर सकें। तो उसका जो है पहला वो बना था, वो क्या था, वो ये था ग्राफिकल यूजर्स के लिए ब्राउज़र जो बना NEXT स्टेप, और द वेब ब्राउज़र वाज WYS स्विंग युग। इसको आप एक बार देख लेना। तो ये इंट्रोडक्शन में ये लिख देना वेब वाइड वेब के आगे। अब आप देखेंगे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। भाई क्या है कि भाई मोबाइल डिवाइस पे भी यूज कर सकते हैं इसको। वेब इज वन ऑफ द मोस्ट वाइड यूज्ड कंपोनेंट ऑफ द इंटरनेट। वर्ल्ड वेब अलाउज द इंफॉर्मेशन डिस्पैच्ड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। डिफरेंट सर्वर, विभिन्न प्रकार के सर्वर के द्वारा सूचनाओं को फैलाने के लिए वेब जो है वो एक्सेस प्रदान करती है, वो उसकी आज्ञा देती है। तो आप ये देख लेना कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। इसको एक बार वेब 2.0 देख लो आप, ये ज़रूर आपका आ सकता है। अच्छा, ये वेब पे जो है ना एक लैंग्वेज यूज़ होती है। वेब पे हमें कुछ लिखना है या वेबसाइट पर कुछ लिखना है, जैसे मैं और आप बोल रहे हैं हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं, समझ में आता है, परंतु साउथ में जैसे हम बोलते हैं तो साउथ की भाषा हमें समझ में नहीं आती। तो जैसे वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, ऐसे ही कंप्यूटर की अपनी एक लैंग्वेज है, वेब की अपनी एक लैंग्वेज है जहाँ से हम जिसके ऊपर हम डाटा डाल सकते हैं, उसको बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज। एक लैंग्वेज होती है उसको मार्कअप अर्थात उसको डिज़ाइन कर देते हैं हम, तो वो कहलाती है मार्कअप लैंग्वेज। अब ये क्या होता है, इस लैंग्वेज में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के कोड होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, सिंटैक्स होते हैं, कई चीज़ें इंक्लूड होके वो सिंबल्स और वो इंक्लूड होके एक लैंग्वेज बनाते हैं। देखो ये लिखा हुआ इनकोडिंग सिस्टम नोटेट द टेक्स्ट ऑफ द वेब, द मैसेज कंसिस्ट नोटेशन एज टैग, इनको हम टैग बोलते हैं। अब ये कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ एग्जांपल देखें, एग्जांपल ऑफ द मार्कअप लैंग्वेज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप ने HTML जो है ना, ये एक्चुअल में लैंग्वेज है किसकी, वेबसाइट की। वेबसाइट पर कुछ डालना है, कुछ चेंजेस करने हैं या वेबसाइट को लिखना है, तो उसके लिए हमें HTML को यूज़ करना होगा। और HTML लैंग्वेज हमें ये सीखनी पड़ती है, कंप्यूटर पर आती है। जैसे ये देखिए नोटपैड पे हमने कुछ लिखा HTTP बॉडी करके, और ये हेलो वर्ल्ड लिखा, तो देखिए वेबसाइट पर क्या लिखा हुआ आ गया, हेलो वर्ल्ड। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो लैंग्वेज है, अब कोई आपसे पूछे वेब के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो डेफिनेशन एंड नीड, भाई इसकी आवश्यकता क्यों होती है मार्कअप लैंग्वेज की, नेचुरल से आता है। मुझे आपके साथ कम्युनिकेशन करना है तो मुझे भाषा की आवश्यकता नहीं होगी, और उस भाषा की आवश्यकता नहीं होगी जो भाषा आपको आती है। तो इसीलिए कंप्यूटर को समझने वाली जो भाषा है वो है मार्कअप, HTML। तो HTML लैंग्वेज है। तो इसमें लिखा हुआ है, ये देखो एक फादर ऑफ द मार्कअप लैंग्वेज कौन थे, चार्ल्स गिलबर्ट। उसके बाद है टाइप ऑफ मार्कअप लैंग्वेज, कितने प्रकार की होती है HTML लैंग्वेज, एक ही होगी SGML। नाम लिख देना, इनको डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है हाइपर टेक्स्ट HTML, XML डॉक्यूमेंट हो गई ये। अब वेब 2.0, वेब 2.0 क्या है, वेब क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, जैसे मैंने बताया वेबसाइट। वेब 2.0 क्या है, वेब का सेकंड वर्जन, मतलब हम किसी चीज़ को अपडेट नहीं कर देते, वही है। द टर्म वेब 2.0 इज गिवन बाय द डेल डॉर्थी, हेड ऑफ द मेकर मीडिया डिवीजन ऑफ ओरेली इन 2003 में ये दिया था, वेब 2.0 इसका नाम दिया था। सिंस देन इट बिकम द पॉपुलर कॉन्सेप्ट वेब 2.0 रेफर्स टू द सेकंड जनरेशन ऑफ द वेब। ये क्या हो गया, सेकंड जनरेशन ऑफ द वेबसाइट होगी। अब जो पहली जनरेशन थे उसमें तो जो है इतना ज़्यादा हमें जो है फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी। वेब 2.0 में हमें ये फैसिलिटी मिलती है कि हम अपने आप वेबसाइट बना सकते हैं बिना किसी हेल्प के, अपने आप जो है सोशल मीडिया पर बहुत सारे काम कर सकते हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज सेकंड वर्जन में हमें मिली हैं, विच अनेबल्स पीपल विद नो स्पेशलाइज्ड टेक्निकल नॉलेज। हमें कोई स्पेशलाइज्ड टेक्निकल नॉलेज हो चाहे ना हो, तब भी हम क्रिएट देयर ओन वेबसाइट, अपनी ओन वेबसाइट बना सकते हैं। टू सेल्फ पब्लिश कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, अपलोड ऑडियो कर सकते हैं, वीडियो कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आप लोगों से जुड़ा हूँ, मुझे कोई प्रोग्रामिंग थोड़ी आती है, तो वेब 2.0 की वजह से ही ये पॉसिबल हुआ है। तो ये कुछ और फैसिलिटीज़ हमें दे दी गई हैं वेब 2.0 की वजह से। और वेब 2.0 इज़ द सेकेंड वर्जन ऑफ द WWW, या फिर वेब के सेकेंड वर्जन को हम जो है वेब 2.0 कहते हैं, जो हमें मोर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, मोर एडवांटेजेस हैं इसकी। तो इसमें नीड एंड फीचर्स, फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंस्ट्रूमेंट टुवार्ड द डेवलपमेंट ऑफ द वेब 2.0। इसमें
क्या क्या चीज़ें जो है यूज़ हुई, यूज़र पार्टिसिपेशन, लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेशन किया, यूज़र सेंट्रिक सर्विस मिलने लगी, डिसेंट्रलाइजेशन होने लगा, हाइडिंग द टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्सिटी, ये हो गया, मॉडलिटी हो गया। इसको थोड़ा सा पढ़ लेना आप, वेब 2.0 वेरी इंपॉर्टेंट आएगा पेपर में, देख लेना आप। उसके बाद है स्टूडेंट, हम नेक्स्ट चलेंगे, ये सारे वेब 2.0 के एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको। इम्पैक्ट टूल, ये हो गया, यूनिट हो गई आपकी। अब चलेंगे नेक्स्ट यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट है सर्च इंजन। देखिए स्टूडेंट, सर्च इंजन, जहाँ तक बात है इंजन की, अब इंजन की बात करें, आपके बाइक का इंजन क्या काम करता है? आपके बाइक का इंजन आपका व्हीकल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। ऐसे ही किसी और इंजन की बात करेंगे, वो टेक्निकली काम करेगा। ऐसे ही सर्च इंजन की बात करें तो सर्च, जैसे कि इसके नाम में है सर्च, एक ऐसा इंजन जो खोज प्रदान करता है आपको, ऐसा इंजन जो खोज प्रदान करता है आपको, कहाँ पर? वेबसाइट पर। अब वो वेबसाइट पर खोज की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए हमारे पास, मान लीजिए लाइब्रेरी में भी हमें जो है बुक सर्च करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? हजारों बुक्स लाइब्रेरी में होती है, अगर वो सिस्टमेटिक ना हो और उसको सर्च करने का कोई टूल ना हो तो हमें कितनी दिक्कत होगी, हमारी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी क्या हमें मिल पाएगी? ऐसे ही इंटरनेट, मतलब पूरे वर्ल्ड में हजारों सूचनाएं, हजारों वेबसाइट्स, हजारों एप्लीकेशंस, हजारों सॉफ्टवेयर्स पड़े हुए हैं, परंतु उनमें से किसी एक अपने काम का छांटने के लिए मुझे किसी की सपोर्ट लेनी पड़ेगी। वो सपोर्ट किसकी होगी? वो होगी सर्च इंजन की। वो सर्च इंजन मुझे, मैं कीवर्ड्स प्रोवाइड करूंगा और वो सर्च इंजन मेरे कीवर्ड्स को देखते हुए मेरे लिए इस पूरे भूजाल में से, इंटरनेट को हिंदी में जैसे कहते हैं भूजाल, इस भूजाल पूरे को, मतलब एक जाल में से मुझे जो है मेरे काम की इन्फॉर्मेशन को निकाल कर देगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? सर्च इंजन। अब सर्च इंजन जो है किस प्रकार से काम करता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये आप आगे देखेंगे। जैसे सर्च इंजन इज अ टूल, एक टूल की तरह काम करता है, जैसे कैटलॉग लाइब्रेरी में से बुक को सर्च करने का काम करता है। सर्च इंजन इज अ टूल फॉर लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कलेक्शन, मीन्स वर्ल्ड में जितना भी कलेक्शन पड़ा है। सर्च इंजन uses information about the information such as the metadata, मतलब क्या यूज़ करता है ये आपके कीवर्ड्स को, कुछ सूचना आपको सर्च इंजन पर देनी पड़ेगी जो आपको सर्च में चाहिए, जो चीज़ें चाहिए। स्टोर इन द डाटाबेस, लोकेट इन्फॉर्मेशन, समटाइम्स दे परफॉर्म द टेक्स्ट सर्च भी करके देता है, वीडियो सर्च भी करके देता है, चैप्टर भी सर्च करके देता है, सब कुछ आपको ये सर्च करके देगा। अब टाइप ऑफ सर्च टूल कौन से है? एक होती है सर्च डायरेक्टरी, ठीक है, एक हो गया सर्च इंजन, वर्ल्ड वाइड वेब इज द नेटवर्क सर्च डाटाबेस इन रिसेंट ईयर। बहुत सारे जो है सर्च इंजन है, जैसे गूगल है भाई, फायरफॉक्स सर्च इंजन है, गूगल भी तो सर्च इंजन है, बहुत सारे ऐसे सर्च इंजन है। फीचर्स ऑफ सर्च इंजन की क्या क्या फीचर्स होनी चाहिए भाई? जैसे कैटलॉग की अपनी क्वालिटी होती है, ऐसे ही जो सर्च टूल हमारे सामने है, कीवर्ड सर्च, ऐसा टूल होना चाहिए, ऐसा सर्च इंजन होना चाहिए। मैं ABC डालकर दूं, मतलब कीवर्ड डालकर दूं, उस कीवर्ड से रिलेटेड चीज़ें हमें सर्च करके दे। बुलंद सर्च में क्या होता है? कुछ इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं, लॉजिकल एंड और नोट। मुझे चाहिए, जैसे मैं लिखता हूँ, मुझे जो है कैटालॉगिंग चाहिए CC, बट AACR नहीं चाहिए, तो मैं AACR चाहिए और वो नहीं चाहिए। इस तरह के सिंटैक्स और ये और जो है ये एंड, ये यूज़ करके अगर कुछ सर्च करना चाहूँ तो वो भी मुझे सर्च कर दे, ये क्वालिटी इसमें होनी चाहिए। तो ये देख लेना स्टूडेंट। आई थिंक सर्च इंजन भी आपका आ सकता है भाई, ध्यान रखना, सर्च इंजन आ सकता है बिल्कुल। बाकी तो और इतना इम्पोर्टेंट इसमें मुझे लगा नहीं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट यूनिट में। स्टूडेंट, काम की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी होगी इंटरेक्टिव। इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, बस लास्ट है, थोड़ा सा देख लेते हैं, धैर्य बना के रखो, मुझे थोड़ा सा और सेंड करो। डिस्ट्रीब्यूटिव सर्च, अब ये सर्च के टाइप बता दिए, इंटरेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। इसको 2-4 लाइनें पढ़ेंगे, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। Distributed search are offered through the distributed site. In other words, the machine which hosts services are placed at the different geographical areas. ऐसी सर्विसेज या ऐसे सर्च इंजन या ऐसी सर्विस जो आपको जोग्राफिकल एरियाज के अकॉर्डिंग चीज़ें सर्च करके दे, ठीक है। जैसे हाउ आर दीज मशीन्स इंटरेक्ट इन अ स्टैंड मैनर, ऑफर वन और मल्टीपल सर्विस अंडर द अम्ब्रेला सर्विस। जैसे मान लीजिए एक ये
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं इसके अंदर कुछ सर्च कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो मुझे जो है इसमें से सारा सब कुछ मुझे सर्च कर दे। एक इंटरेक्टिव को और देखते हैं हम, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा दोनों में डिफरेंस एक्चुअल में क्या। और ये सारा काम स्टूडेंट होना आपका ऑनलाइन है, मैं चाहता तो ये हूँ कि मैं एक एक चीज़ आपको कराऊँ। With the implementation of Web 2.0, services are not only distributed but interactive also. They also uses centric, customer-oriented, and implementation of the interactive services manifold. Some of these are the discussed in the video. देखो interactive और डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों में अंतर ये है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ये लगा लो ये एक कदम पीछे है और इंटरेक्टिव एक कदम आगे है। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ वेब पे कुछ सर्च किया तो मुझे लिमिटेड सूचनाएं देगा। ये डिस्ट्रीब्यूटेड जो सर्विस होगी ना, डिस्ट्रीब्यूटेड जो सर्विस होगी वो मुझे लिमिटेड सूचनाएं देगा, बिल्कुल मतलब जैसे मैंने बताया इस अम्ब्रेला के नीचे जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से ही सर्च करके देगा। परंतु जैसे ही हमारा वेब 2.0 आया वो मोर एफिशिएंट हो गया, वो कस्टमर को ध्यान में रख के सूचनाओं को सर्च करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने मांगा सिर्फ और सिर्फ मैंने मांगा कैटलॉगिंग, मैंने सर्च किया तो यहाँ तो आपको ये सिर्फ कैटलॉगिंग की एक दो वेबसाइट सर्च करके देगा, डेफिनेशंस वगैरह बता देगा। परंतु यहाँ इंटरेक्टिव में क्या होगा, उसके लिए वीडियोस अवेलेबल होंगी तो वीडियोस भी देगा, और उसके लिए और कंटेंट और जैसे मान लीजिए रेफरल सोर्सेज भी अगर अवेलेबल होंगे तो वो भी आपको प्रोवाइड करके देगा। तो ये दो चीज़ें हैं, आप इनको थोड़ा सा एक बार अब पढ़ना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अभी जो है आपकी ये क्लास वैसे काफ़ी लंबी हो चुकी है। अब थैंक यू वेरी मच आपको मुझे सेंड करने के लिए, इतनी लंबी क्लास आपने देखी। जिस स्टूडेंट का कमेंट आएगा मेरे पास कि थैंक यू सर आपने मतलब अच्छी क्लास ली है और आपको सेंड किया है, तो मैं जब समझूंगा कि आप लोगों ने मेरी क्लास को देखा है और आप मुझसे यूँ ही जुड़े रहें। मैं दुआ करता हूँ आपका ये पेपर भी बहुत अच्छा हो और यूँ ही मेरे साथ बने रहें। इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लास को समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।